So, Please. welcome back and hello everyone. Good morning to all of you. सुप्रभात एंड आशा कि आप लोग अच्छे होंगे. मेरा नाम ध्रुव दुबे. आई एम ध्रुव दुबे एज ए डायरेक्टर नेट ऑफ कंपनी बेंगलुरु. इसके पहले मैं कंपनी के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूं और कंपनी का ब्रीफ, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम किस मिशन पे लेकर के चले हुए हैं. अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस. मैं हिंदी और इंग्लिश जो भी कंफर्टेबल रहेगा आई विल ट्राई टू स्पीक. अगर शेषाद्री सर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट पर्सनली because you are from South India. If you tell me if you are comfortable only in Hindi or English, I don't have any issue. Shishadri sir. Okay. So now the thing is the Shishadri sir, you are comfortable in Hindi or Sir. English? You are, Hindi, मफान सर दो भी आता. okay. चलो. हिंदी प्लीज हिंदी. हिंदी. ओके, ऑल राइट, चलो. सो जैसा मैंने बताया कि मेरा नाम ध्रुव दुबे, मैं एज डायरेक्टर नेटवर्क कंपनी बेंगलुरु. अगर मैं थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल करियर के बारे में बात करूं तो मैं क्वालिफाइड इंजीनियर फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी, देन बिट्स पिलानी से एमटेक, देन आईआईएम बेंगलुरु से मास्टर्स एमबीए. उसके बाद फिर मैंने अपने बहुत सारी सेवाएं अपनी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में सर्व किया. एज ए वाइस प्रेसिडेंट, एज एचआर हेड, देन इन्वेस्टमेंट फर्म के लिए एज ए रिसर्च मैनेजर. And in the year of 2007 and 8, after working in long period in the industry, 2007 and 8 में हमने फर्स्ट कंपनी का निर्माण किया जिसका नाम था 3D इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. और 3D इंडिया ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव था इन्वेस्टमेंट, रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च, एनालिटिक्स. इसके साथ ही हम लोग जो फोकस करते थे मैन पावर कंसल्टिंग, अब्रॉड एजुकेशन, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. और तो मेजर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो हमारा जो कोर बिजनेस था, जहां से रेवेन्यू ज़्यादा आता था, वो था मैन पावर कंसल्टिंग. इसके साथ ही 2007 से टिल 2019, 18-19 वी वर इन द सेम नेम. बट इन द अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 2019-16 के बाद हम लोगों ने शिफ्ट किया. आई हैड अटेंडेड, मैंने एक अपने प्राइम मिनिस्टर का मीटिंग अटेंड किया और वो स्टार्टअप सेमिनार था. और प्राइम मिनिस्टर जी ने एक चीज़ बोला कि देखिए जी, जितने भी स्टार्टअप हैं, जितने भी इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, सभी लोग उनके लिए काम कर रहे हैं जो लोग या तो टैलेंटेड हैं या फिर ऐसे लोग जो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं. अच्छे फैमिली से बिलोंग करने का मतलब है उनका, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे बच्चे, ऐसे टैलेंट जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं. एंड सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करते हैं जब टैलेंट की, ऐसे कैंडिडेट जो लोग टैलेंटेड हैं तो उनको भी बहुत सारे लोग सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमें अपने कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं अपने कंपनी के लिए ही एक बेस्ट एम्प्लॉय सर्च आउट करने की कोशिश करूंगा, ना कि किसी ऐसे एम्प्लॉय को या ऐसे पर्सन को जो कि एकेडमिकली वीक और फेल्ड हो. साथ ही साथ हमने देखा है सोसाइटी में ऐसे बच्चों को ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है जो बच्चे यूं कह लीजिए कि वे लोग कॉन्वेंट और या डीपीएस जैसे इंस्टीट्यूशंस में, या आई मीन टू से जो ऑलरेडी टैलेंटेड, उनको सपोर्ट मिल जाता है. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब हम एक एनालिसिस करते हैं सर, वो ये होता है कि इंडस्ट्री में जब हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर किसी स्कूल या कॉलेज की अगर वहाँ पे 60 बच्चों का बैच होता है तो वहाँ पे हम देखते हैं, हमारा जो हमने जो रिसर्च किया है पर्सनली तौर पे थ्रू द आवर ओन प्राइमरी रिसर्च, व्हाट आई हैव एनालाइज दैट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, उसमें से ऑलमोस्ट 80% कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो लोग एक दूसरे का कॉपी पेस्ट करते हैं. ओनली 5 to 10 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लोग आप बोल सकते हैं कि वो पढ़ने वाले होते हैं. मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज या किसी भी कॉलेज में, इवन आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इवन 10th 12th आईटीआई डिप्लोमा कुछ भी जाइए, वहाँ पे आपको देखने पे मिलेगा कि ऐसे कॉलेज में जो अपने से जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो ऑलमोस्ट मिनिमम मैक्सिमम जो होते हैं, अगर 60 का बैच है तो 10-15 बच्चों का बैच होता है. बाकी सभी बच्चे क्लास में इसलिए बैठे होते हैं कि उनको एक फियर ऑफ लॉस होता है कि एक तो अटेंडेंस का हेडेक, अगर मेरा अटेंडेंस डाउन रहेगा तो पॉइंट नंबर 1 कि मेरे को
एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। सेकंड ये होता है कि इफ़ अगर मैं किसी पर्टिकुलर लेक्चरर या प्रोफ़ेसर का या कोई ट्यूटर का, अपने इंस्ट्रक्टर का क्लास अटेंड नहीं करूँगा तो मेरा इंटरनल मार्क्स डाउन कर देगा। तो क्लास में बैठ कर के स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो सिर्फ़ कॉपी एंड पेस्ट कर रहा है। मतलब क्लास में बैठ कर के वो रफ करता है और घर पे जा कर के वो फेयर करता है। सो दिस काइंड ऑफ एजुकेशन, जब इस तरह के बच्चे अपनी जो प्रेशियस टाइम है, जो एक गोल्डन मोमेंट है लर्निंग पीरियड का, वो क्या कर रहा है, रफ एंड फेयर। प्रैक्टिकल उसको कहीं भी मिल नहीं रहा है। आजकल में अपने कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम है, वो है पोरिंग ऑफ नॉलेज। वहाँ पे नॉलेज की पोरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बट प्रैक्टिकल एजुकेशन वहाँ पे ऑलमोस्ट नील है। मैं उन इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे जो टायर 1 कैटेगरी में आते हैं। मैं आईआईटी, एनआईटी, बिट्स पिलानी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ जो टायर डी और टायर सी कैटेगरी में आ रहे हैं। अब ऐसे कॉलेजेस से जब बच्चे लाखों रुपए देकर के बीटेक, एमटेक, फार्मेसी, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, डिप्लोमा करके निकलेंगे, फिर इंडस्ट्री, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो कैंडिडेट क्या हो गए, लिटरेट आ गए। बट द मेन कंसर्न ये है कि उन कैंडिडेट को, वो इंडस्ट्री के लिए सिर्फ एक स्किल्ड लेबर है, नथिंग एल्स। तो एक इंडस्ट्री को क्या चाहिए, इंडस्ट्री को एक स्किल होल्डर चाहिए, ना कि डिग्री होल्डर। बट हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा कंसेप्शन ये है कि बच्चे नॉर्मली तो अभी बीए के बाद एमए, एमए के बाद बीएड, बीटीसी, एलएलबी, डीएड, एलएड, पीएचडी, एमफिल, ट्रिपल सी, एडीसीए, बीडी, मतलब वो किस पास में जा रहे हैं उनको पता ही नहीं है। तो जब ऐसे बच्चे डिग्री डिप्लोमा करके निकलेंगे तो उनको फिर एम्प्लॉयमेंट में चैलेंज आएगा, क्योंकि इंडस्ट्री उनको वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग रेडी नहीं है। तो ये तो एक एक्सपेक्ट हो गया स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको प्लेसमेंट ना होने के कारण क्या है। इसी तरह से हम एक और एस्पेक्ट की बात करेंगे। मैं चैलेंज की बात, मैं आपको 5 चैलेंजेस डिराइव कर रहा हूं कि वो 5 ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि नेटएप्स एज अ फाउंडेशन, नेटएप्स लिमिटेड कंपनी, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 18 साल से। दूसरा चैलेंज ये है सर कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अपने रूरल एरियाज में, गांव क्षेत्र में, विलेजेस में, वे लोग डिग्री डिप्लोमा होल्डर हैं, उनके पास डिग्री की कमी नहीं है, बट उनके पास एक बेसिक इंग्लिश ना होने के कारण उनको एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। हमारे सोसाइटी में एक मिथ है कि जो बच्चा फराटेदार इंग्लिश बोलेगा उसको होनहार माना जाता है। अगर वही बच्चा हिंदी में बात करे, तमिल में बात करे, तेलुगु में बात करे, कन्नड़ा में बात करे, मराठी में बात करे, भोजपुरी में बात करे, तो उसको बोलें कि ये कैंडिडेट डम है, इसका कोई फ्यूचर नहीं। इवन हमने सोसाइटी में ये भी देखा है कि अगर कोई कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ रीजनल लैंग्वेज जाता है तो यहाँ तक पेरेंट्स भी बोल देते हैं कि उसके साथ में बैठा करो, कम से कम उसके साथ बैठो जो इंग्लिश बोलता है। तो ये जो सोसाइटी में एक मिथ है कि अपने रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट ना करके सिर्फ उस पर फोकस करना कि जो लैंग्वेज हमारी है ही नहीं। मैं यहाँ पे लैंग्वेज का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना ये है कि क्या बच्चे के लिए फोर्स करना कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको इंग्लिश ही आना चाहिए, क्या आपको डॉक्टर बनना है तो सिर्फ इंग्लिश आना चाहिए। इंग्लिश वहाँ तक सही है सर जहाँ पे हमें सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज लेना है, बट आई शुड बी प्राउड ऑफ माई रीजनल लैंग्वेज, चाहे हमारा कन्नड़ा है, चाहे हमारा तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, या फिर हिंदी है, भोजपुरी है, जो भी है, पंजाबी है, मराठी है, असमीज है, बंगाली है। हमारा मानना यह है कि अगर कैंडिडेट अपने मदर टंग में पढ़ाई करेगा, उसको ग्रैब करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। सोसाइटी में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लोन लेते हैं, उनके हर एक पेरेंट्स यही चाहता है कि मेरा भी बच्चा, मेरा भी स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई करे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने।
अब मान लीजिए कि जो बच्चे ने रूरल एरिया से आता है, उसका वो कितने बड़े कॉन्वेंट स्कूल में नाम लिखा दे, लेकिन अगर वहाँ का एनवायरनमेंट ही हिंदी मीडियम है, हिंदी का है, नाम तो कॉन्वेंट स्कूल है, बट मीडियम जब एनवायरनमेंट है तो हिंदी का है। तो जिस बच्चे ने अपनी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक की अपनी एजुकेशन हिंदी मीडियम या तमिल मीडियम, तेलुगु मीडियम, जो भी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई किया है, और सडनली वो एक ड्रीम देखता है, एक दिन एक बिग एडवर्टाइजमेंट देखता है टेलीविजन पे या न्यूज़पेपर में कि उसको भी इंजीनियर बनना है। क्यों बनना है ये नहीं पता है, बस हमें बनना है। अब ऐसे बच्चे क्या करते हैं, अब ऐसे बच्चे फिर इंजीनियरिंग के नाम पे एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, या किसी का प्लेसमेंट हो जाता है, या किसी ने ताऊ ताया चाची चाचा ने रिकमेंड कर दिया कि उसके बच्चा ने इंजीनियरिंग किया, तुम्हें भी करना चाहिए क्योंकि उसको 10 लाख का पैकेज मिला, आपको भी मिलेगा। जब ऐसे बच्चे इस तरह से इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक, आईटीआई, नर्सिंग, फार्मेसी की डिग्री लेंगे दूसरे का देख करके, वे अपने ड्रीम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वे किसी और के ड्रीम को फॉलो कर रहे हैं। पेरेंट्स बच्चों की काउंसलिंग नहीं करा रहे हैं। हमारे यहाँ सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि काउंसलिंग, डॉक्टर के पास लोग तब तक नहीं जाते जब तक कोई बेड रेस्ट ना हो जाए। तो जब ऐसे बच्चे जिसका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन फर्स्ट टू 12th स्टैंडर्ड तक का रीजनल लैंग्वेज है, सडनली वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है, तो सर वहां पे पूरी खिचड़ी होती है, क्योंकि जो लेक्चरर हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, वो भी न तो प्रॉपरली इंग्लिश बोल रहे हैं। अच्छा, जो पढ़ा रहे हैं, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे ही कॉलेज में बच्चे ने एडमिशन लिया, होता क्या है सर, पहले दिन से जब ओरिएंटेशन स्टार्ट होता है, प्रोफेसर आते हैं, लेक्चरर आते हैं, चांसलर आते हैं, इंग्लिश में बोल करके चले जाते हैं, बच्चे को पहले ही दिन वो ऊपर ऊपर से जाता है। दिस इज माई ओन लाइव एक्सपीरियंस, जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं बार बार कोट कर रहा हूँ, ये मैं उन बच्चों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ जो लोग कॉन्वेंट में, सीबीएसई में या ऐसे आईसीएसई में पढ़े हुए हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अपने रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके लिए। नाउ मेरा मेन फोकस एरिया है कि अगर इन बच्चों को जिनका रीजनल लैंग्वेज में अगर हमने जो ओरिएंटेशन दिया, उनको जो क्लासेस दे रहे हैं, उसको तो कुछ समझ में नहीं आया कि मेरा इंजीनियरिंग में करियर है क्या। फर्स्ट 6 मंथ उसको इंग्लिश में पढ़ाया, पहली बात तो उसको क्या पढ़ाया, इतना ज़्यादा इंजीनियरिंग के नाम पे, आईटीआई के नाम पे, पॉलिटेक्निक के नाम पे इतना ज़्यादा कोर्स सब्जेक्ट है। एक एक सेमेस्टर में 8 से 10 सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो है नहीं, सभी मैथमेटिक्स साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। उसको हम इंजीनियरिंग ड्राइविंग भी सिखा रहे हैं, तो मैकेनिक भी सिखा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी सिखा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एवरीथिंग। मेरे कोर्स से कंप्लेन नहीं, मेरा सजेशन ये है कि क्या उस बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग की गई उसके पहले, उसको ऑनबोर्ड करने से पहले, क्या वो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को कोप अप कर पाएगा। अब कॉलेज क्या कर रहे हैं, अब उस बच्चे ने जिसने इंजीनियरिंग में नाम लिखा लिया, लाख रुपए दे करके, लोन ले करके, पहली बात तो एक हेडेक कि लोन भी, अब वो जैसे ही नाम लिखा लिया किसी तरह से, उसको 6 महीने के बाद पता चलता है कि हमने शायद बड़ी बड़ी, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है इतना वास्ट है, उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। इवन आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन में हमने देखा है बच्चे 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। क्या आप लोगों ने न्यूज़पेपर में बहुत सारे देखे भी होंगे। और जो नॉर्मल कॉलेज के बच्चे हैं, वे क्या करते हैं, लाखों रुपए तो फीस दे दिए, कॉलेजों ने फीस एक्सेप्ट कर लिया, एडमिशन हो गया, उनका टारगेट कंप्लीट। अब बच्चा कहीं ना जा नहीं सकता। तो जब तक वो इंग्लिश का ट्रांसफॉर्मेशन और सेंटेंस बनाना सीख पाता है कि हमारे लेक्चरर हमें सिखा क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर आते आते एक बार बैकलॉग लगना ही लगना। और एक बार बैकलॉग अगर जिस बच्चे को लग गया, फिर कॉलेज के पास एक एक्सक्यूज आ गया कि भाई कंपनियां ही नहीं आ रही हैं आपको प्लेसमेंट देने के लिए। क्या आपको, उस कॉलेज को, उस काउंसलर को ये नहीं पता था कि हम जिस बच्चे को रिक्रूट कर रहे हैं, एडमिशन दे रहे हैं, ये कोप अप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बट मैं कॉलेज पे ब्लेम न करते हुए मैं सीधे ये बोल रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट को
जो ये थोप दिया गया, अगर वही सब्जेक्ट मैटर जो कैंडिडेट अपने गांव में, अपने रूरल एरिया में, अपने रीजनल लैंग्वेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स स्ट्रांग था, सडनली वो फेल कैसे हो रहा है? उसका सबसे बड़ा रीजन आता है कि एक हिंदी में शब्द आता है हवा, कि आपने इंग्लिश को इतना हाइप क्रिएट कर दिया है कि अगर आपको इंजीनियरिंग सीखनी है तो इंग्लिश में ही राइटिंग करना पड़ेगा। इवन इस बार से हमने देखा है बहुत सारे अपने काफ़ी सारे स्टेट्स में रीजनल लैंग्वेज पढ़ाई शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर्ली हो नहीं पा रहा। तो हमारा हमने देखा है कि जब ऐसे बच्चे जब एक बार फेल हो जाते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं, तो हमने डिसीजन लिया कि हमें कुछ ऐसा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जो इंग्लिश का प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा मानना है कि कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट हो चाहे फिर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हो, वो सीखने के लिए हमारे मदर टंग से अलावा कोई और लैंग्वेज नहीं हो सकती। दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट, वी शुड बी प्राउड फॉर दैट, राइट। नाउ द थिंग इज, हमने चैलेंज नंबर 2 लिया कि हमें ये इंग्लिश के प्रॉब्लम को दूर करना है। चैलेंज नंबर 1 हमने डिस्कशन किया कि जो बच्चे डिग्री होल्डर बने हैं उनको हम स्किल कैसे बनाए, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो पढ़ाई तो करना चाहते हैं, बट समस्या क्या है उनके लिए कि वे लोग डिग्री के पीछे जो भाग रहे हैं, हम इनको प्रैक्टिकली, क्योंकि कॉलेज में जो एजुकेशन मॉडल है 90% ज्यादा थ्योरेटिकल है, राइट। सो नाउ द थिंग इज, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि हमें इनको सॉर्ट आउट करना है, इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है। इसके साथ ही चैलेंज नंबर 3 हमने ये लिया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और बच्चे ऐसे होते हैं जो लोग इंजीनियरिंग के नाम पे, फार्मेसी या कोई भी कोर्स के नाम पे जो मिड कैटेगरी में आ रहे हैं, उनके लिए तो चलो ठीक है, वे पैसे का अफोर्ड कर लेते हैं। अब जिसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट को फार्मेसी करने का मन है, नर्सिंग करने का मन है, इंटरेस्ट है, बट वो कैंडिडेट अगर मान लीजिए कि एक रिक्शे वाला एक लड़का है, मोची का लड़का है, वो तो नहीं कर पाएगा। ये कहना सर बहुत बड़ा, बहुत आसान हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको स्कॉलरशिप दे रही है, सो मैंने से वो कहना जरूर बहुत अच्छा लगता है कि 100% स्कॉलरशिप दे रहा है, फिर इनको ये सब बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहे हैं? उनको तो पढ़ना चाहिए। बट अगर लोन भी स्कॉलरशिप लेना है तो पहले उसके पहले एडमिशन का फीस जमा करना पड़ता है, और एडमिशन फीस लाख रुपए जमा करना किसी भी नॉर्मल कोर्स के लिए एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने डिसीजन लिया कि हम ऐसा कोई मॉडल डेवलप करें, ये जो एजुकेशन माफिया हैं जो कि इसको बिजनेस बना करके रखे हैं, हम इसको नेल डाउन करेंगे जीरो पे। आई हैव डिसाइडेड कि हमें पूरा एजुकेशन जो कॉस्ट है उसको नेल डाउन करना है कंप्लीट जीरो कॉस्ट पे, क्योंकि हमने खुद एनालिसिस किया है। आई कम फ्रॉम द मिड क्लास, लोअर मिड क्लास फैमिली। मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊंगा कि मेरे डैड एक कोऑपरेटिव बैंक के सेक्रेटरी थे, उनकी सैलरी 8,000 रुपये थी। 8,000 में 2 बच्चों को पढ़ाना आई थिंक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता। तो मैंने उस पेन को फील किया, क्योंकि जब बच्चे को अगर 20,000 रुपये, अगर 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये एनुअल फीस है आज के डेट में, और टाइम पे उसका फीस का देना है, फिर रूम का, हॉस्टल का फीस देना है, और फिर बहुत सारे खर्चे आते हैं। हर महीने बच्चे जब पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं, मुझे 5,000, 10,000, 20,000 रुपये चाहिए, अब पेरेंट्स मजबूर है, वो बच्चों को नहीं बोल सकता कि मैं नहीं दूंगा, वो देता है। देखो कहाँ से देता है, कैसे देता है, वो पेरेंट बच्चे नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को। अब पेन तब ज़्यादा हो जाता है जब बच्चे उसका मिसयूज करते हैं, उसको ड्रिंकिंग, अपने कॉलेज के प्रेशियस टाइम को ड्रिंकिंग स्टफ में लगाते हैं। तो हमने सोचा कि ऐसा हम कुछ कर सकते हैं क्या, कि ये बच्चे जब खुद कमाएंगे तो अपनी पैसे की वैल्यू समझेंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कि हम एजुकेशन का जो कॉस्ट है ऐसा कुछ कर दें कि बच्चों को ही घर से पैसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े, जिससे एक गरीब से भी गरीब बच्चे का, इवन बीपीएल टू बिलो बीपीएल,
जो भी निम्न स्तर का है, अगर आज की डेट में नेटैप्स प्राउडली कैन से दैट कि अगर हमें रॉ डाटा ला करके दे दीजिए कि सर ये खराब से खराब डाटा है, इसको आप क्या कर सकते हो, उस जीरो को हीरो में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट आई नो। मैं उसी पे मिशन पे लगा हूं। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इट। तो अगर हम थोड़ा सा समराइज करें, इस 5 पॉइंट हमारे हैं क्या। हमारा पहला पॉइंट है कि फाइनेंशियल, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना जिसकी फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, पढ़ना चाहते हैं बट उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, ये मजबूरी में नॉर्मल कोर्सेज की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मल कोर्सेज का मेरा कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल, जैसे अपना बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया, बैचलर ऑफ आर्ट्स करना बुराई नहीं है। अगर आपको ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेज में इंटरेस्ट है, आपको यूपीएससी करना है, लेकिन अधिकतर बच्चे सिर्फ यही सब कोर्सेज करते हैं। प्रॉब्लम होती एंड ऑफ में जाकर के वो फिर सोचते हैं कि मैं कंप्यूटर का कोर्स कर लूंगा, फिर एडीसीए डीसीए करके मुझे कुछ जॉब। ये बच्चे हमने देखा है जाकर के दिल्ली मुंबई बेंगलोर जैसे शहरों में कॉल सेंटर की नौकरी करते हैं या फिर सिक्योरिटी गार्ड की। दिस इज अ ट्रू। बीटेक का स्टेटस में बता दूं सर, ये मेरा, मैं एज एचआर डायरेक्टर डिफरेंट कंपनीज की मैंने जो अपनी सर्विसेज अपने लाइफ में देखा है कि यहाँ पे इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे आते हैं, उनसे पूछे कि आपका टॉप 2 सब्जेक्ट का नाम बताइए, आपने क्या सब्जेक्ट पढ़ा है वो नाम बता दीजिए। क्वेश्चन तो पढ़ना पूछना भूल जाइए आप। तो जब ऐसे बच्चे आते हैं डेस्क पे, तो वे मजबूरी में जब लाखों रुपए, लाख 10 लाख रुपए लगा करके अपना बीटेक एमटेक फार्मेसी नर्सिंग करके आए हैं और उनको जॉब नहीं मिलता है, और तब उनको मार्केट में अपनी वैल्यू पता चलती है। तो ऐसे बच्चे जब मार्केट में आते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, वे जाकर के मजबूरी में इन्फोसिस बीपीएस या एक तो स्किल्स अच्छी हो जाती है। इंजीनियरिंग कॉलेज या टेक्निकल या मैनेजमेंट कॉलेज या इवन मेडिकल कॉलेज में एक एडमिशन लेने से एक फायदा हमें जरूर होता है, हाँ थोड़ी सी स्मार्टनेस जरूर आ जाती है। एटलीस्ट उसको कॉल सेंटर की जॉब मिल जाती है, अगर रीजनल लैंग्वेज भी आता है 10,000 रुपए की तो। बट प्रॉब्लम तब होती है जब कॉलेज सीधे मना कर देता है अपने बच्चों को कि हमारे पास आपके लिए प्लेसमेंट नहीं है। तो हमने इन सब प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए कि हम ऐसा क्या कर दें कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाए। चैलेंज नंबर 2 हमने ये लिया कि हम ऐसा क्या कर दें, नेटैप्स ऐसा क्या कर दे कि जो बच्चे थियोरेटिकल एजुकेशन 90% कॉलेज से दे रहे हैं, उसको हम 90% प्रैक्टिकल कर दें और 10% थियोरेटिकल हो जाए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो पढ़ने में कमजोर हैं, फेल हो गए हैं, बैकलॉग लगा है। और जो बच्चे ट्रैक पे जा रहे हैं, लाइन लेने से उनका सही है, यूपीएससी करना है, गेट करना है, उनको उसी डोर में रहने दीजिए। थर्ड पॉइंट, हम ऐसा क्या कर दें कि जो अपने डमी डिग्री डिप्लोमा होल्डर वाले कैंडिडेट्स हैं, जो ऑलरेडी एजुकेटेड हैं, जो बीए एमए करके बैठे हुए हैं गांव में, उनको सिर्फ रीजनल लैंग्वेज के अलावा कुछ नहीं आता, ना तो कंप्यूटर आता है ना इंग्लिश आता है, ऐसा क्या कर दें कि उनको भी हम ऑन द स्पॉट एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा हम क्या कर दें कि ये जो बच्चे हैं जो स्किल होल्डर की तरफ ना हो, स्किल होल्डर ना होकर के डिग्री होल्डर बन रहे हैं, इनको हम कैसे मोटिवेट करें। फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट हमारे नज़र में आता है, सोसाइटी में एक जो सेक्शन होता है, इन लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं कि 2-3 सेक्शन जो स्पेशली हम लोग नेटैप्स काम करता है, वो होता है कि हम लोग उनके लिए भी काम करते हैं जो लोग नक्सलिज्म, टेररिज्म, ड्रग, अल्कोहल के विक्टिम्स हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं। क्योंकि ये जो गाइड, ये जो यूथ है, चाहे आपके JNK की हो, चाहे आपके जो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे गन की तरफ मूव कर रहे हैं और नक्सलिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इनको गाइड नहीं करेंगे, इनको हम मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे, तो डेफिनेटली जो अपनी सोसाइटल प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं होने वाली। अगर हम अपने यूथ को इंगेज नहीं कर पाएंगे
उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएंगे, फिर क्राइम का ग्राफ भी बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट का अगर ग्राफ बढ़ेगा तो क्राइम का ग्राफ बढ़ेगा। तो व्हाट आई एम थिंकिंग, जो सबसे बड़ा हमें एक कॉमन प्रॉब्लम नजर आया इसमें कि बच्चों को हमें स्किल करने की जरूरत है, बट स्किल का मतलब ये है कि अगर हम उनको डायरेक्टली बोलेंगे कि आपको आईटीआई करना चाहिए, पॉलिटेक्निक करना चाहिए, इंजीनियरिंग करना चाहिए, तो वो सीधे बोलेंगे कि सर हम भी करना चाहते हैं लेकिन पैसे कहाँ है मेरे पास। पैसे तो आप छोड़िए, मेरे यहाँ मेरे 4 भाई बहन और मेरी फैमिली है, मेरा डैड है, लेबर है, वो 400 रुपये कमाता है दिन में, और फिर उसमें तब जाकर सभी का खाना होता है। ज्ञान देना अच्छा लगता है सर, ये इसको स्कॉलरशिप मिल रहा है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, फिर भी क्यों नहीं पढ़ रहा है। लेकिन उसके प्लेस पे जाकर के देखिए, उस बच्चे के प्लेस पे जाकर देखिए कि क्या उसके घर में छत है, जो बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, वो है कि नहीं है। जब उसको कंफर्ट नहीं है तो उससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप वो पढ़ाई करेगा। वो पढ़ाई नहीं करेगा जी, उसके लिए जो उस समय सही लगेगा वो करेगा। अगर उसको लगता है कि हमें आज ये काम करने से 100 रुपये मिलेगा, 200 रुपये मिलेगा, तो वो वही करेगा। तो एज ए सोशल पॉइंट ऑफ व्यू हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हम यूथ को, इस टीनेजर को जो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनको हम मेन स्ट्रीम में कैसे लाएं। जो नक्सलिज्म टेररिज्म के विक्टिम्स हो रहे हैं उनको हम कैसे मेन स्ट्रीम लाएं। साथ ही साथ जो जो अपने JNK के यूथ हैं, टीनेजर्स हैं, इनको हम कैसे मेन स्ट्रीम में लाएं। जो स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं आर्मी के ऊपर, इनको हम इंगेज नहीं करेंगे तो फिर ये गलत डायरेक्शन में ही जाएंगे। राइट नाउ द थिंग इज टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम्स। हमने इम्प्लीमेंट किया कि हमने ये सभी प्रॉब्लम्स नरेट किए आपके सामने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम प्रोजेक्ट हम कौन से प्रॉब्लम को लेकर के एड्रेस करने की, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि हम सोसाइटल प्रॉब्लम को, चैलेंज को रेक्टिफाई करेंगे। और हमारे नज़र में सिर्फ एक ही सोल्यूशन आया, वो है इंडस्ट्री सिनर्जाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। हमने डिसाइड किया कि हम कैंडिडेट को, 1 सेकेंड गाइस, रेखा आवाज कम करो। ओके सॉरी गाइस। नाउ द थिंग इज, हमने डिसाइड किया कि हमारे नज़र में जो एक ही सोल्यूशन नज़र आता है वो है इंडस्ट्री सिनर्जाइज्ड एजुकेशन। जैसा मैंने पहले इनिशियल में बताया कि नेटैप्स इनिशियली तौर पे एक मैन पावर कंसल्टिंग कंपनी थी। हमने नाउ डिसाइड किया कि हम सिर्फ उनके लिए काम करेंगे जो सोसाइटी में किसी कारणवश छूट गए, रह गए। व्हाट इज द पॉइंट? छूट गए हैं, रह गए, या तो दे आर कमिंग अंडर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, चाहे वो इकोनॉमिकली वीक हो, फेल हो गए हैं, बैकलॉग लगा है, ट्रांसजेंडर हैं, नक्सलिज्म के विक्टिम्स हैं, सोशली आइसोलेटेड हैं, ट्राइबल्स हैं, या फिर ड्रग और अल्कोहल के विक्टिम्स हैं, या फिर ट्रांसजेंडर। सिर्फ इनके लिए काम करें और इनको मेन स्ट्रीम में लाना, यही हमारा उद्देश्य है। इनको एम्प्लॉयमेंट देना, यही हमारा उद्देश्य है। क्योंकि अगर हम इनको डायरेक्टली बोलेंगे कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, सर ज्ञान देना बहुत आसान है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जिसके पास पैसे नहीं है, खाने का नहीं है, सबसे पहले मैंने फोकस किया, सबसे पहले इनको, इनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको दूर कर दोगे तो खाना भी हो जाएगा, इनको घर दोगे तो वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। उसके बाद फिर इनसे आप जो काम कराओगे वो कर लेंगे, जो भी पढ़ाई कराना चाहोगे कर लेंगे। तो नाउ विद द हेल्प ऑफ, आज के डेट में नेटैप्स कंपनी, नेटैप्स जो कि सोशल सर्विसेज मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी है, और हम 9400 इंडस्ट्री पार्टनर्स, यही हमने अर्निंग किए हैं अपने लाइफ में। एक हमने रिलेशनशिप डेवलप किया है, जैसे आप लोग एक प्रोफेशनल हो, सिमिलरली 9400 इंडस्ट्री पार्टनर्स, इसके साथ ही 2600 वेंडर्स, मीन्स NGO पार्टनर्स, कंसल्टेंट्स,
उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप किया। पैरेलली अपने ऑन रोल 250 प्लस एम्प्लॉइज, 22 franchise offices across India with its head office in Bangalore. नाउ आज के डेट में हम प्राउडली कर सकते, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने डिसाइड किया कि हमें घर घर मतलब मैं विलेज टू विलेज की बात कर रहा हूं कि वहां पर जाकर के हमें काउंसलिंग करने की जरूरत है। भाई आप लोग, हम काउंसलिंग का मतलब होता है कि हमारा ये एक ऐसा डोमेन है, हमने डिसाइड किया कि अगर बच्चों को काउंसिल किया जाए, उनके डायरेक्टली पेरेंट्स से बात किया जाए, कम्युनिटी में बात किया जाए, उनके नियर बाय विलेज पंचायत हाउस में बात किया जाए तो हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का भी। अगर हम वहां से मास काउंसलिंग शुरू करेंगे, उनको एजुकेट करें, उनसे बात करें कि उनकी हॉबीज क्या है, उनका बेसिक एजुकेशन क्या है, उनकी हॉबीज क्या है। अगर उनके हॉबीज के अनुसार हम उनको प्रोग्राम को रिकमेंड करते हैं कि आपको ये स्टडी करनी चाहिए, बट वो स्टडी सिर्फ थियोरेटिकल बेस्ड नहीं होनी चाहिए, एकेडमिक बेस्ड नहीं होनी चाहिए, वो एजुकेशन होना चाहिए आपका इंडस्ट्री बेस्ड। क्योंकि कॉलेज जब डिलीवरी नहीं दे रहे हैं, अपने रोल को प्ले नहीं कर रहे हैं, और उनको सिर्फ अपने फीस से मतलब है। हमने बहुत सारे कॉलेजेस के एनालिसिस किया, मैंने खुद पर्सनली विजिट किया है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं कि वहाँ पे नाम लिखा लो, साल भर के बाद एग्जाम देने आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग भी इंडस्ट्री में है, ये सब पता होगा। आपके भी रूरल एरिया में देखिए बहुत सारे ऐसे स्कूल कॉलेज मिल जाएंगे, बच्चे नाम लिखा लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम देने आते हैं। या कभी कभी तो हमने एक दो कॉलेज को ऐसे भी देखा है कि वो लोग एग्जाम दो या ना दो, रिजल्ट आ जाता है। तो हमने डिसीजन लिया कि इस तरह के डिग्री डिप्लोमा ये अपने सोसाइटी के लिए, अपने भारत के लिए खतरनाक है। अगर हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, जो कि हमारा पहला स्टेटस भी है, तो हमें कुछ न कुछ अपने ग्राउंड लेवल पे काम करने की जरूरत है। ना हमने डिसाइड किया कि हम रूरल लेवल पे ले जाकर के स्कूल टू स्कूल, कॉलेज टू कॉलेज जा करके उन बच्चों को काउंसिल करेंगे, उनको समझाएंगे कि आप लोगों का अगर उस बच्चे का स्पोर्ट्स में क्रिकेट, अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेलना पसंद है, उसको हम सिर्फ यही बताएंगे आपको बीएससी इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ाई करने की जरूरत है। कोई पर्सन टॉकेटिव है, उसके कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की बात कर दीजिए। किसी को पेंटिंग पसंद है, उसको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा दीजिए। ग्राफिक डिजाइनिंग की हम बात करते हैं तो हम उन सब्जेक्ट की, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग में यह समझा जाता है कि लोग बीडेस, बैचलर इन डिजाइन इंजीनियरिंग, बैचलर इन डिजाइन इंजीनियरिंग की बात करोगे तो वहां तो फिर 50 सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जी, मैं डायरेक्ट काम की बात कर रहा हूं। अगर ग्राफिक डिजाइनिंग सिखानी है तो बच्चे को कोरल ड्रा, इलस्ट्रेटर, एडोबी प्रीमियर 4-5 सॉफ्टवेयर सिखा दो, 2-4 महीने की ट्रेनिंग दिला दो, और डायरेक्टली जब वो किसी सीनियर इंजीनियर के, मैनेजर के अंडर में, सुपरवाइजर के अंडर में काम करेगा, उसको तो सीख लेगा। ऑलरेडी उस कैंडिडेट का ड्रीम है, एक सर मुझे किसी तरह से 10-20 हज़ार रुपए की जॉब मिल जाए, हमारे लिए उतना सफिशियंट है। उसको इंजीनियरिंग के नाम पे आप 50 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, बाद में पता चलता है पूरी खिचड़ी हो चुकी है, एक सब्जेक्ट का उसको नॉलेज नहीं है। सब्जेक्ट नॉलेज तो भूल जाए, सब्जेक्ट का नाम ही नहीं पता है कि उसने पढ़ाई क्या किया है। तो हमने डिसाइड लिया कि हमें कोर जो फोकस एरिया है, जो काम करे बच्चा, अगर वही हम पढ़ाई कराएं डायरेक्ट स्पेसिफिक पॉइंट पे, जैसा अपने जापान में एजुकेशन सिस्टम है। वहां पे 9th के बाद 8th तक कॉमन सब्जेक्ट होता है, 9th में डायरेक्टली उसको पिन पॉइंट पे काम कराते हैं। आपको इलेक्ट्रिकल बनना है, टेस्टर बनना है, टेस्टिंग की पढ़ाई, क्वालिटी में डालना है, क्वालिटी में पढ़ाई, मैकेनिक का अगर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट का मैकेनिक की पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई का मतलब होगा डायरेक्टली काम दे दिया, ये काम है, बट प्रैक्टिकली उसको वही ट्रेनिंग इनसाइड द इंडस्ट्री उसको ट्रेनिंग देते हैं कि यहाँ आपको ये काम करना है, हाउ टू ऑपरेट मशीन, लेथ मशीन ऑपरेटर, सीएनसी, बीएमसी, वॉट एवर द फंक्शनल एरिया इज देयर, प्रोडक्शन, क्वालिटी, टेस्टिंग, मॉनिटरिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन। जब वो करेगा तो कर लेगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे एक इलेक्ट्रीशियन है, एक इलेक्ट्रीशियन कभी भी किसी स्कूल या आईटीआई कॉलेज में नहीं जाता जल्दी,
किसी भी गैराज में आप जाकर देखिए, आपकी बाइक खराब हो जाए रास्ते में, आपका गाड़ी खराब हो जाए, तो आप पता चला गया कि आप किसी मैकेनिक के वहाँ जाइए। एक गैराज में जो काम करने वाला मैकेनिक होता है, शायद उससे पूछिए कि आप किसी कॉलेज में गए थे, आपने ये इंजीनियरिंग कहाँ से सीखी है? क्योंकि कोई कॉलेज नहीं जाता है, बस उसने जो भी सीखा अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा। और आई थिंक लाइफ ही सिखा सकती है जब आप कोई प्रैक्टिकली सीखते हो। एक वो जो मैकेनिक है, इतना ही नहीं इंजीनियरिंग को सीखता है, इसके साथ ही कस्टमर मैनेजमेंट, पार्ट्स हैंडलिंग, वेंडर निगोशिएशन, प्राइस निगोशिएशन, शॉप कीपिंग, शॉप मेंटेनेंस, वो सब कुछ जानता। दैट मैकेनिक इज द कॉम्बो ऑफ इंजीनियरिंग प्लस मैनेजमेंट। बट उसकी ड्रॉबैक एक ही है, उसके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट और डिप्लोमा न होने के कारण उसको प्रोफेशनल इंडस्ट्री में काउंटिंग नहीं करते प्रोफेशनली तौर पे। बट उसके पास एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा होता तो शायद उसको, वो भी आज के डेट में मारुति में जैसी कंपनी में काम करता। तो हमने डिसीजन लिया कि जैसे एक मैकेनिक किसी कॉलेज में न जाते हुए भी प्रैक्टिकली सीख लेता है, हमने डिसीजन लिया कि हम इन बच्चों को डायरेक्टली उनको रीजनल लैंग्वेज में डायरेक्टली लोकल कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और उनको जो भी उनका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसी डोमेन में उनको हम डाल करके कंपनी से बोलेंगे, देखिए मैं आपको रॉ डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको इसको ट्रेन करना है अकॉर्डिंग टू योर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। पैरेलली, क्योंकि अगर उस बच्चे को हमने जॉब दे दिया, वो सीख रहा है, पैसे कमा रहा है, खाना भी दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी दे रहे हैं, ड्रेस भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस नेटवर्क कंपनी अलग दे रही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये बच्चे सीरियस होते नहीं हैं। ये क्या करते हैं, कंपनी को कभी भी छोड़ सकते हैं, हमारे लिए एक डर होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको स्किल करने के लिए, उनको बड़े प्यार से उनको समझाते भी हैं, बेटा आपको मैंने जॉब दिया, 15-20,000 रुपये की जॉब कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप क्वालिटी डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, टेस्टिंग डिपार्टमेंट, किसी भी लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, आप उसी चीज की पढ़ाई भी करते रहो। टेंशन मत लो, हम आपको उतना थियोरेटिकल नहीं पढ़ाएंगे जिस तरह कॉलेज का एजुकेशन होता है कि आपको 12 सब्जेक्ट पढ़ाने, हम आपको सिर्फ उतना पढ़ाएंगे जितना आपके काम के लिए जरूरत है। उसके लिए हमने सेक्टर स्किल काउंसिल्स, एनएसडीसी, साथ ही आपका आईआईटी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज हैदराबाद, एनआईटीज, बिट्स पिलानी, इन सभी इंस्टीट्यूशन से मिल करके हमने बोला कि सर हमें पर्टिकुलर टॉपिक पे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे आपका लाइव लेक्चर चाहिए हमारे बच्चों के, और वे एग्री भी हुए। तो अब हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर जिस प्रोडक्ट में वो सीधे बोलते हैं कि आप बताइए किस टॉपिक पे आप हमसे लेक्चर चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, सिर्फ उसी चीज का हम उनको थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकली वो खुद ही काम कर रहा है, तो इस तरह से वो ग्रो कर जाता है। तो उसको डिग्री डिप्लोमा भी मिल जाता है, उसको भी जो भी डिग्री डिप्लोमा उसको करना है वो भी पैरेलली हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस में उसको एसोसिएट कर देते हैं जहां पर कॉलेज का सिस्टम यूनिंग में हो। जैसे हमारे बेंगलुरु में, हैदराबाद में बहुत सारे ऐसे कॉलेज है, इवन दिल्ली में भी हैं, यूनिंग कॉलेज है, बहुत सारे नंबर ऑफ कॉलेजेज आपको मिल जाएंगे, मैं अभी लिस्ट में दिखाऊंगा भी आपको। तो उन यूनिंग कॉलेज में हम उनको बच्चों को एनरोलमेंट करते हैं, दिन टाइम में उनको बोलते हैं कि दिन टाइम में, डे टाइम में आप काम करिए, सीखिए प्रैक्टिकली काम करते हुए, और आफ्टर वर्किंग आवर्स के बाद आप 1 घंटे का ही सही पर क्लास जरूर अटेंड करिए। डेली नहीं अटेंड कर पाते हो, अल्टरनेट डेज में 3 दिन अटेंड करिए। अगर 3 दिन में अटेंड कर पाते हो, सैटरडे संडे अटेंड करिए। सैटरडे संडे अटेंड नहीं कर पाते हो तो सिर्फ संडे अटेंड करिए। सिर्फ संडे अटेंड नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट मैं आपको डायरेक्ट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स दे रहा हूँ, आप उसको सुनिए, और उसके बाद जो भी डाउट्स हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेसर हैं आईआईटी बिट्स पिलाने के, वो डायरेक्टली हम आपका लिए गूगल सेशन अरेंजमेंट करेंगे, जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करें। और जो भी ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं कंप्लीटली जीरो कॉस्ट पे, पढ़ाई उसको कराते हैं, एम्प्लॉयमेंट देना हमारा काम है।
इससे क्या होता है, उसको हम जब जॉब देते हैं तो उसके साथ ट्रांसपोर्ट, फूड, एकोमोडेशन सब कुछ अरेंजमेंट करना भी हमारा काम है, डिपेंड कर कुछ केसेस में। पैरेलली इसके साथ ही हम उसको फोकस करते हैं कि उसको जब एजुकेशन में एनरोलमेंट कर दिया तो हमारा 3 सिस्टम होता है। पहली बात होता है कि उसको हम बोलते हैं कि आप लोगों को अगर हमने 20,000 रुपए का जॉब दिया, उसी में से 500 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए निकाल करके, 1000 रुपए निकाल करके जो भी कॉलेज का फीस है उसको भी देते रहिए। सेकंड पॉइंट ये होता है कि 5,000, मान लीजिए 1,000 रुपए आपने कॉलेज का फीस दे दिया महीने का, 5,000 रुपीज आपने रहने खाने के लिए यूज करिए, 14,000 रुपीज बचा। 14,000 में से उसको बोलते हैं 5,000 रुपीज आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करिए। ये इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं ये हम अभी बताएंगे आपको। और रिमेनिंग 5,000 रुपीज कम से कम आप अपने घर को भी भेजिए। बाकी जो 4,000 रुपीज बना आप अपना लैपटॉप, बुक और मोबाइल की यूज करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उस बच्चे को जब हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, साथ ही साथ उसको ICICI, HDFC, कोटक महिंद्रा, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, एक्सिस बैंक भी है, उसके जरिए हम उनको फाइनेंशियल लिटरेसी की ट्रेनिंग देते हैं। उनको समझाते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों सीखना चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का हम लोग दे ही रहे हैं, साथ ही साथ उनको फाइनेंशियल लिटरेसी देंगे। उनको बोलते हैं अगर 20,000 रुपए पा रहे हो, इवन आप 10,000 रुपए पा रहे हो तो उसमें 1,000 रुपए, 2,000 रुपए आप सेविंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, SIP डाल दो, ऑटो डेबिट हो जाएगा, अपने से नहीं कर पाओगे। ये फंड जब हम इस फंड को अरेंजमेंट करने का, बच्चे को सेव करने का हम फोर्स क्यों करते हैं कि जिससे बच्चे को कल की इमरजेंसी मेडिसिन की जरूरत हो तो उसके लिए कोई किसी से पैसा नहीं मांगना पड़े, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि NSDC इंटरनेशनल के माध्यम से उन बच्चों को जब उनका सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग, डिप्लोमा और एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो जाते हैं 2 साल 3 साल बाद, उन बच्चों को NSDC इंटरनेशनल और हमारे कुछ प्राइवेट सेक्टर के वीजा काउंसलिंग पार्टनर्स हैं, उनकी मदद से हम उनको ओवरसीज मार्केट में स्किल्ड रिसोर्स के रूप में डिप्लॉय करते हैं। तो नाउ द थिंग इज कि हम उनको एक रॉ डाटा को, जो अनस्किल्ड रॉ डाटा है, उस डाटा को पहले हम एम्प्लॉयमेंट प्लस एजुकेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना, डिग्री अरेंजमेंट करना, पैरेलली उसको फूड, ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन के साथ उसको उसी दौरान हम उसको फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज हैदराबाद या फिर IIT बॉम्बे, IIT कानपुर की मदद से उनको फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग, साथ ही साथ उन कैंडिडेट को हम उनका वीजा और पासपोर्ट रेडी करा करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मदद से उनको NSDC इंटरनेशनल के माध्यम से उनको ओवरसीज मार्केट में, ऐसे कंट्रीज में जहां पे स्किल्ड मैन पावर की शॉर्टेज है, उनको प्लेस करते हैं। ये हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव होता है। नॉट ओनली दिस वन, देयर आर 2 मोर एस्पेक्ट्स आर देयर। उनको एब्रॉड में प्लेस करना, उनको एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करके, उनको टेक्निकली ट्रेन करके उनको एब्रॉड में प्लेस करना, ये मेन काम है। लेकिन इसी के साथ जो हमारा मेन टारगेट होता है कि हमारा जो नेटवर्क का मेन टारगेट है कि एनुअली हम 2 लाख बच्चों को रिक्रूटमेंट करेंगे। उसको शांत करो जी। सो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि हम इन बच्चों को, जिनको हम एब्रॉड भेज रहे हैं, उसमें हम, हमारा जो मेन टारगेट होता है, एनुअली हम 2 लाख बच्चों को रिक्रूटमेंट करते हैं, जिसमें से 50,000 बच्चों, हम उन्हीं में से एग्जाम लेते हैं और 1 लाख बच्चों को हम फिल्टर करते हैं। हमारा मानना है कि जो बच्चा पिछले 5 साल से 6 साल 7 साल से 5 to 6 ईयर से इंडस्ट्री में काम कर रहा है, चाहे वो लेथ मशीन पे ही काम क्यों नहीं कर रहा हो, एटलीस्ट नट बोल्ट तो बनाना सीख ही गया होगा। तो नेटएप्स क्या करता है, उस बच्चे के लिए, उस एम्प्लॉय के लिए, उस कैंडिडेट के लिए लैंड, मैन, मशीन, मैन पावर प्लस फंड, इन 4 चीज़ों का अरेंजमेंट करके उसके कंपनी का रजिस्ट्रेशन करके
उसको एंटरप्रेन्योर के रूप में इनवाइट करता है कि नाउ जो भी आप वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो, सेम चीज़ हमने आपके लिए ओपन करके रखी है। आपको इसको रन करना है, वही प्रोडक्ट वही सर्विसेज आपको मैन्युफैक्चर या सर्विस दे करके अपने क्लाइंट को एज ए वेंडर के रूप में सप्लाई करिए। और आपको पता होना चाहिए कि ऑन एन एवरेज आपको डेफिनेटली आई एम 100% श्योर कि एक ऑफिस को रन करने के लिए मिनिमम 20 एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होता है कि 1 लाख में से 50,000 बच्चों को, कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयर में कन्वर्ट करना। तो 50,000 इंटू 20 मीन्स हमारा जो मेन टारगेट है 10 लाख एम्प्लॉयमेंट भारत में जनरेट करना, पॉइंट नंबर 1। और जो रिमेनिंग फंड का हम अरेंजमेंट कैसे करते हैं, जैसे ये 50,000 बच्चे हमारे रिमेनिंग सेकंड कैटेगरी में आ गए, उनको हम एब्रॉड जब प्लेस करते हैं तो उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं कि आपको हम जॉब, आपको पढ़ाया, आपको जॉब दिया, आपको हम एब्रॉड भी भेज रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये होगा कि अगले मिनिमम 10 साल तक आपको भारत में और भारत के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप पैसे कमाइए वहाँ पे, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए महीने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगले अपने लाइफ में आगे बढ़िए, बट कॉन्ट्रैक्ट ये होगा कि अगले 10 साल तक आपको भारत में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिससे हमारे जो स्टार्टअप फर्म हैं, जिनको फंड की रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट है, हम अपने ही यूथ को एब्रॉड में प्लेस करके जो डॉलर्स में लाते हैं, उनको हम इन्वेस्टर्स के रूप में यूज करते हैं। हम किसी से इन्वेस्टर के रूप में मांगने नहीं जाते कि आप हमारे यहाँ, हमारी स्टार्टअप कंपनी है, उसको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, उसको पैसे दीजिए। दिस इज व्हाट वी डू नाउ टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट्स। क्योंकि ये ड्रीम हमारे प्राइम मिनिस्टर का है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का सीधे बोलते हैं कि अगर चाइना का पावर मैन्युफैक्चरिंग है, अपने भारत का पावर क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। अगर हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन और स्किल्ड करके, अगर हम भारत में सबको जॉब नहीं दे सकते, तो हम ओवरसीज मार्केट में जॉब दें, उनको स्किल्ड करके, उस रॉ डाटा को जो अनयूज डाटा है हमारे लिए, एटलीस्ट कम से कम उतना तो कर दें। ऑटोमेटिकली जब 50,000 बच्चे, जो अगर मैं, हमारा जो काम है नेटएप्स का 50,000 बच्चों को अब्रॉड में भेजना, जिससे उनको हम, जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम कहीं ना कहीं उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और तभी हम इस पाथ पे अगर चलेंगे तो हमारा जो स्किल होल्डर, डिग्री होल्डर का प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट होगा, और जो विश्व गुरु का सपना है हम उसको रिटर्न कर पाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट। अगर हम नटसेल में थोड़ा सा बात करें कि नेटएप्स का विजन है क्या, एक लाइन में डिफाइन करें, तो नेटएप्स का ओनली वन विजन, टू बिकम वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द टीनेजर्स एंड यूथ्स, लाइक ए पेरेंट, टीचर एंड गार्जियन, not only for the Indian youth but also from internationally। और इंटरनेशनल ऑफिस जो हमारा लॉन्च है, ऑलरेडी पिछले 8 महीने हो गए, 9 महीने चल रहा है, वो मलावी में है। तो हम ऐसी कंट्री को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पे बच्चे या उस कंट्री की स्थिति ठीक नहीं है, उन कंट्रीज में हम अपना ऑफिस सेटअप कर रहे हैं, और उनके बच्चों को हम भारत में ला करके उनको पढ़ा रहे हैं, और नेटएप्स कंपनी में उनसे हम काउंसलिंग जैसे काम करा रहे हैं, और वे यहाँ से बैठ करके अपने देश के बच्चों को काउंसिल कर रहे हैं कि अगर आपको MBA करना है, BBA करना है, PhD करना है, यू कम विथ नेटएप्स इज द कंपनी, जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है। कोई दे या न दे, नेटएप्स में काउंसलिंग की वैकेंसी तो फिक्स है, मिनिमम 20,000 गारंटीड स्टाइपेंड फ्रॉम डे 1। तो वो हम वहां से भी ब्रिंग कर रहे हैं। तो हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का ऑब्जेक्टिव है, उसको हम कहीं ना कहीं उसी को लेकर के चल रहे हैं। दैट इज व्हाई नाउ टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट, बिकॉज अब हम काम की बात करते हैं, एक जो हमारा मेन एस्पेक्ट आता है, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर करिएगा हमसे। हम होप कि, मैं आशा करूंगा सभी लोग कम से कम 5-5, 10-10 क्वेश्चन करेंगे, और उसका मैं आंसर कोशिश करूंगा सबका दूंगा। अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली मैं उसको सॉर्ट आउट करके जरूर आपको दूंगा। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इस प्रोग्राम को बृहद रूप से पूरे भारत भर में इंप्लीमेंट करने के लिए वी नीड अ स्ट्रॉन्ग मैन पावर, जिसकी रीच रूरल एरिया में हो, जो कि स्कूल और कॉलेजेस को आइडेंटिफाई करे,
उनका एक मार्केट रिसर्च रिपोर्ट तैयार करे, उसमें आइडेंटिफाई करे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुल कितने ऐसे कॉलेज हैं, कितने डिग्री कॉलेज, कितने बीएड कॉलेज, कितने यूनिवर्सिटीज, कितने आईटीआई, कितने पॉलिटेक्निक, कितने ट्रेनिंग सेंटर, कितने कोचिंग सेंटर, सभी का लिस्ट बनाए। उसमें से कैटेगरी एक रैंकिंग करे कि कौन से ए कैटेगरी है, कौन से बी, कौन से सी, कौन से डी, कौन से ई। ए कैटेगरी टॉप में आ जाएगा, ई कैटेगरी लोवेस्ट कैटेगरी होगी। तो जो लोवेस्ट कैटेगरी है ई, डी एंड सी, उस कैटेगरी के हमें, एंड देन बी उसके बाद में आएंगे। तो उस कैटेगरी से हम स्टार्ट करेंगे और डायरेक्टली थ्रू द, हम कॉलेजेस के प्रिंसिपल को अप्रोच करते हैं, उनको बोलते हैं, सीधे बोलते हैं, सर माय नेम इज सो एंड सो, आई एम सोशल सर्विसेज मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड आल्सो रिक्रूटमेंट एंड काउंसलिंग एक्सपर्ट एट नेटएप्स। द पर्पज ऑफ कॉलिंग ये है सर कि हम लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए, या फिर जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, फेल हो गए हैं, बैकलॉग लगा है, वे अपने करियर को लेकर के डिप्रेस्ड है, उनको पता नहीं कि हाउ एंड फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट माय करियर, ऐसे बच्चों को हम सपोर्ट करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि क्या हम आपके कॉलेज में एक सेशन, काउंसलिंग सेशन रखना चाहते हैं, जिसमें हम उनसे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, डायरेक्ट पढ़ाई की बात करेंगे, उनसे हम डायरेक्ट, उनको हम डायरेक्ट सोल्यूशन देंगे। हम उनको ज्ञान नहीं देने वाले हैं, उनको सीधे बोलेंगे कि दीज आर द कंपनी जहां पे हमें आपकी जरूरत है, और जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो हम आपको क्या, आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। बेस्ट पार्ट ये है, अगर कोई कैंडिडेट पढ़ाई करना चाहता है, बीटेक, एमटेक, फार्मेसी, नर्सिंग या हायर एजुकेशन, तो उसको 5 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप नेटएप्स ऑफर करता है। दिस इज हाउ डू वी वर्क। तो आई थिंक कोई भी कॉलेज, 1-2% को छोड़ दीजिए, कोई भी कॉलेज आपको मना नहीं करता है। नाउ यू हैव टू डू द काउंसलिंग, यू हैव टू अप्रोच देम, देन उनसे बोलिए सर आई नीड योर ईमेल आईडी, आप उनसे ईमेल आईडी लीजिए, उनको प्रॉपर्ली ऑफिशियली तौर पर उनको प्रपोजल मेल भेजिए, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, और देन गिवन डेट एंड टाइम में आप उनसे मीटअप करिए आधे घंटे प्रिंसिपल के साथ। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो बोल देंगे सर आप बच्चों को एजुकेट करिए। एक हॉल में, मैं अगर इंटर कॉलेज की बात करूं तो इंटर कॉलेज में आज के डेट में किसी भी कॉलेज में ए बी सी डी 4 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन में 50 से 60 बच्चे होते हैं, 50 to 60 स्टूडेंट्स। दिस मीन्स इन 12th only there are on an average minimum 200 to 250 students. If you consider 11th and 12th, 400 to 500 students. तो अगर आप उस कॉलेज में जाएंगे तो एक हॉल में आपको 400 से 500 बच्चे, 400 to 500 स्टूडेंट्स विल बी देयर, जहां पे आप डायरेक्ट उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको सोल्यूशन दे रहे हैं, उनके प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। लेकिन अब 400 से 500 बच्चों को काउंसलिंग करना इतना आसान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जाते ही सबसे पहले उनको एक स्कॉलरशिप फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जहां पे कैंडिडेट अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिलियर बैकग्राउंड, उसके साथ ही उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज क्या है, क्या पढ़ाई करना चाहता है, या उसकी सोसाइटल चैलेंजेस के बारे में हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं। उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब भी होता है। नाउ द थिंग इज, ऐसे बच्चे अपना इस फॉर्म को भरने में 10 से 15 मिनट का टाइम लेते हैं, और उसी दौरान हम लोग क्या करते हैं, जब तक बच्चे फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, अपने बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर जी, या फिर बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के इंटरव्यूज होते हैं, टेस्टिमोनियल्स होते हैं, उसको हम प्ले करते हैं। क्योंकि देखिए जी, हम जब किसी कॉलेज इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, आपके ऊपर कोई बिलीव करे या ना करे, लेकिन जब यही चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, तो ऑटोमेटिकली सबको बिलीव करना ही पड़ता है। तो जब तक बच्चे कुछ देखते नहीं हैं कि हाँ ऐसे भी हो सकता है, लाइव वीडियो टेस्टिमोनियल देखते हैं, तब उनको बिलीव होता है।
या फिर अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं डायरेक्ट बच्चों से बात भी कर सकता हूँ जिनका जॉब हो गया, प्लेसमेंट हो गया, वो काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तब उनका जो डाउट्स होते हैं क्लैरिटी आती है। तो आप देखोगे कि 1 घंटे के प्रेजेंटेशन में आपके हाथ में 400 से 500 बच्चों का एक इंटर कॉलेज में जाने से ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल गए, स्कॉलरशिप फॉर्म आपके हाथ में आ गए। तो जब उस कॉलेज में आप गए ही हैं, बार बार न जाने पड़े, तो उसी दिन आप दूसरा सेशन लेकर के 9th और 10th को दे दीजिए। आपको एक ही दिन में 9th से लेकर के 12th तक के बच्चों का मिनिमम 800 से लेकर के 1000 बच्चों का डाटा बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये आपको कहीं पर खोजने की जरूरत नहीं है। अज्यूम करिए कि आप लेट्स सपोज, अगर यहाँ पे जैसे निशित जी बोल रहे थे कि मैं भोपाल से हूँ, अगर भोपाल जैसे बात करें तो भोपाल जैसे सिटी में आई थिंक मोर देन 100 कॉलेज तो होंगे, ना 100 होंगे तो एटलीस्ट 10 कॉलेज होंगे। इसका मतलब है 10,000 डाटा हमारे भोपाल सिटी में ही है। हमें अननेसेसरी किसी और दूसरी जगह ट्रेवल करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर हम उन 10,000 बच्चों की ही काउंसलिंग कर दें, तो आई थिंक दैट इज द ग्रेट जॉब। तो उन बच्चों के काउंसलिंग करना, उनके चाहे आपको काउंसलिंग का मैकेनिज्म सबका अपना अपना अलग होता है। कोई ग्रुप मीटिंग करता है, कोई डायरेक्टली कॉलेज में जाता है, कोई विलेज पंचायत में जाता है, कोई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स मिलता है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है और अपनी अपनी एक्सपर्टीज भी होती है। तो अगर हम सिंपल कैलकुलेशन ये करते हैं कि अगर हम एक कॉलेज से 1000 डाटा ऑन एन एवरेज मिल रहा है, हमारे सिटी में सिर्फ 10 कॉलेज हैं, हम ये भी चाहते हैं कि हम ये भी नहीं चाहते कि हमें दूसरे स्टेट में ट्रेवल करना पड़े। तो 10 कॉलेज में विजिट करने के लिए आपको अधिक से अधिक 15 दिन टाइम चाहिए, 15 डेज। 15 डेज में 10,000 डाटा आपके पास आ गया। उसके बाद क्या करना है, आपका फील्ड वर्क खत्म, क्योंकि कॉलेज जब आपके खत्म हो गए, अभी तो हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया इंटर कॉलेज का, अभी जो ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग, BEd में सभी कॉलेज बचे हुए हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूं। अब आपकी जब आप फाइनल अपना मार्केट रिसर्च रिपोर्ट बनाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके पास डेटा कितना है। नाउ द थिंग इज कि अगर हमारे पास 10,000 डेटा आ गए, तो हम हमारे यहाँ का सिस्टम ये है, रूल ये है कि हम लोग डेली बेसिस पे 50 बच्चों की काउंसलिंग कराते हैं। एक काउंसलर रखते हैं और एक काउंसलर से 50 बच्चों की काउंसलिंग कराते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम महीने में 1500 बच्चों का एक काउंसलर से काउंसलिंग कराते हैं। कि आपका काम क्या है, ऑफिस में बैठो, डेली बेसिस पे मुझे 50 बच्चों की काउंसलिंग रिपोर्ट चाहिए। दैट्स नॉट नॉन नेगोशिएबल। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक बच्चे ने, एक एम्प्लॉय ने 1500 बच्चों की काउंसलिंग किया, हमारे पास डेटा 10 है, तो मिनिमम यह है 10,000 बच्चों की अगर काउंसलिंग कराना है तो मिनिमम हमें 6 से 7 एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। ये मैं सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट 10 कॉलेज की एग्जांपल लेके जा रहा हूं। अगर आपके सिटी में 100 कॉलेज हो गए, 50 कॉलेज है, तो नाउ कैलकुलेट आपको कितने मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके कॉलेज में, इसका मतलब अगर 50 कॉलेज हैं, 50 कॉलेजेज आर देयर, ओनली इंटर कॉलेज में बात कर रहा हूं अभी, दिस मीन्स कि आपको 30 एम्प्लॉय मिनिमम चाहिए काउंसलिंग करने के लिए, प्रॉपरली रूप से। तो आप ये देखिए कि आप अपने सेंटर पे सिर्फ एक लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं, बल्कि 30+ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं एज ए काउंसलर। उनका काम क्या है, ऑफिस में आओ, लैपटॉप ऑन करो, मोबाइल ऑन करो, स्कॉलरशिप फॉर्म आपके सामने है, सभी बच्चों से काउंसलिंग करो, उनको समझाओ, उनके पेरेंट्स से बात करो। तो हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में है ऑन एन एवरेज एक मैनेजर प्लस एक ऑन एन एवरेज 30+ हमें एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर हम मध्य प्रदेश पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात, पूरे स्टेट की बात कर लें, अगर 50 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 52 हैं पूरे,
इसका मतलब है 1500 एम्प्लॉयमेंट हम वहीं पे जनरेट कर पाएंगे. दैट इज वाई NetApps company is hiring 28,000 काउंसलर्स. यूपी स्टेट की बात करें 75 डिस्ट्रिक्ट हैं. एक डिस्ट्रिक्ट में ऑन एवरेज 30 प्लस हमें एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है. कम से कम एटलीस्ट वन डिस्ट्रिक्ट मैनेजर. देन उसके बाद हमारे पास ब्लॉक डेवलपमेंट, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम 5 to 7 ब्लॉक्स एंड तहसील्स होते हैं, तालुकाज होते हैं. एक तालुका में हमें एक एम्प्लॉय एटलीस्ट चाहिए. अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 10 आपके ब्लॉक हैं तो 10 एम्प्लॉय डायरेक्ट वही हो गए. एक आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, 11 एम्प्लॉय हो गए. प्लस आपको काउंसलिंग करने के लिए मिनिमम 10 एम्प्लॉय और चाहिए. इसका मतलब क्या हो गया? मिनिमम 20 गिरे भी हालत में आपको 20 एम्प्लॉय आपको चाहिए. अगर हम 20 भी कंसीडर करके चलें, अगर यूपी जैसे स्टेट में जहाँ पे 75 प्लस डिस्ट्रिक्ट हैं, 1500 एम्प्लॉय, 2000 एम्प्लॉय हमें सिर्फ यूपी में चाहिए. तो होप आप लोगों को पूरा आइडिया लग गया होगा कि हमें एम्प्लॉय की सपोर्ट क्यों है. तो हमारा जो मेन टारगेट है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना. हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट चाहते हैं कि हम सिर्फ नेटवर्क नहीं, हमारे जितने फाउंडेशंस हैं, जितने भी एनजीओ कंसल्टेंट हैं, वो दे कम विद मी. आपको प्रोजेक्ट चाहिए, हम प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार हैं. आपके पास क्लाइंट नहीं है, हम क्लाइंट देने के लिए तैयार हैं. कॉमर्शियल पे भी डिस्कशन करेंगे. नाउ द थिंग इज बिकम एन एम्प्लॉयर, जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी, डू द वन काउंसलिंग. डायरेक्टली उनको सजेस्ट करिए कि क्या आपके लिए सही रहेगा, कौन सी कंपनी सही रहेगा, क्यों आपको ज्वाइनिंग करना चाहिए. उनको इंपॉर्टेंस बताइए कि हम आपको क्या क्या बेनिफिट. अभी हम फैसिलिटीज की डिस्कशन करेंगे. 40 प्लस फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनको. हम उनके हर एक प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मेरे पास ये रीजन है. हाँ, जिसको नहीं करना है, जिद ही बना लिया, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं. वी कांट डू एनीथिंग. बट रियली जिसको करना है, अगर वो चाहेगा तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार. चाहे वो हर एक स्टूडेंट को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस देना हो, चाहे उसको फूड, ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन, सैलरी, एजुकेशन, अप्रेंटिसशिप, एब्रॉड, वीजा, पासपोर्ट, फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग, उसका जो इंग्लिश का प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना, ईएमआई सिस्टम, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना, 200 रुपये, 500 रुपये. आज कभी आपने सोचा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये दे करके इंजीनियरिंग किया जा सकता है? दैट इज व्हाट NetApps इज डूइंग नाउ. राइट नाउ समराइजिंग, आई एम कमिंग टू द समराइजिंग पॉइंट, क्योंकि हमने पहले कहा कि हमारी ट्रेनिंग थोड़ा सा डिस्कशन लंबा चलेगा क्योंकि प्रोजेक्ट उसी तरह का है. नाउ द थिंग इज वी आर लुकिंग फॉर द फ्रेंचाइज पार्टनर. कोई भी एनजीओ, कोई भी कंसल्टेंट ज्वाइन कर सकता है, या जिसके पास एनजीओ नहीं तो रजिस्ट्रेशन जीएसटी वगैरह बन जाता है, 2 मिनट में अप्लाई कर सकते हैं. वी नीड अ फ्रेंचाइजी पार्टनर जो कि अपने यहाँ सेंटर सेटअप करेगा, फ्रेंचाइजी NetApps का फ्रेंचाइजी को ओपन करेगा, एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग द डायरेक्ट क्लाइंट, जहाँ पे आप बल्क में कैंडिडेट्स की ऑनबोर्डिंग करेंगे और उनको एम्प्लॉयमेंट विद एजुकेशन सपोर्ट करेंगे. So this is all about the project. बिफोर दैट कि इसके बाद मैं अभी कॉमर्शियल डिस्कशन करूंगा कि कॉमर्शियल हम कैसे शेयरिंग करते हैं, इसमें किसका क्या रोल होगा, कौन स्टेट मैनेजर रहेगा, कौन डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोफाइल हैं. क्योंकि हमारे यहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, ब्लॉक लेवल मैनेजर है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, उसके बाद ही स्टेट मैनेजर, देन उसके बाद रीजनल मैनेजर. तो ये हमारी हायरार्की है. रीजनल मैनेजर का मतलब ये होता है जो ऐसा पर्सन जो कि कम से कम 5 स्टेट को हैंडल करेगा. स्टेट मैनेजर सिर्फ स्टेट को हैंडल करेगा. डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मतलब डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करेगा. जोनल डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मतलब एटलीस्ट 5 डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करेगा. तो जिस तरह की जिस एनजीओ के, जिस पार्टनर की जिसकी जैसी कैपेसिटी है, अकॉर्डिंगली हम उसको डिसाइड करते हैं कि इसको हम क्या दे सकते हैं. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. सो let's have the one question answer session. Meantime, I'll be sharing with the screen of the company and some videos and presentation. But उसके पहले हम क्वेश्चन आंसर सेशन एक ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से 1 घंटे से हम भी डिस्कशन कर रहे हैं. आप लोग सोच रहे हैं कि सर ये तो बहुत लंबा जा रहा है.
जी। दुबे जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमारे एनजीओ पार्टनर्स हैं, उनको अपन क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं या आप वर्किंग? ओके, मैं बेनिफिट की बात करूं तो यहां पर जो भी इनवाइस, मैं एग्जाम्पल डायरेक्टली आपको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल के जरिए आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, क्योंकि हमारा जो अर्निंग है वो आता है प्लेसमेंट से, क्योंकि हम बच्चों से एक भी रुपए लेते नहीं है, पेरेंट्स से एक रुपए लेते नहीं है। तो जब हम बच्चों को या कैंडिडेट को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उसी से हमें रेवेन्यू आता है। तो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? प्लेसमेंट है। वो वीजा पासपोर्ट 3 साल बाद या 4 साल बाद जब भी जाएंगे वो अलग चीज है, लेकिन अभी करंट में जो हमारी रेवेन्यू आती है वो प्लेसमेंट से आता है। तो अगर हमें नेटएप्स को अगर 100 रुपीज की रेवेन्यू आ रही है तो हमें फ्लैट अमाउंट 50% 60% शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपेंड करेगा कि वो जो एनजीओ पार्टनर है या फ्रेंचाइजी पार्टनर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा है या स्टेट लेवल पे काम कर रहा है। तो डेफिनेटली जो स्टेट लेवल पे काम करेगा उसका मार्जिन ज़्यादा होगा, जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकल लेवल पे काम कर रहा है उसका मार्जिन थोड़ा कम होता है, बट नॉट लेस देन 50%। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी अपने कंपनी के लिए हमें डिप्लोमा इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है हमारे क्लाइंट के लिए, और उस क्लाइंट ने बोला कि सर मेरे यहाँ 800 कैंडिडेट की 1000 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, आप हमें 1000 कैंडिडेट दीजिए, पर कैंडिडेट में ज़्यादा नहीं दूंगी क्योंकि बल्क रिक्वायरमेंट है, आपको मैं 1000 रुपये पर कैंडिडेट दे दूंगा, क्योंकि आप हमें रॉ डाटा दे रहे हो, स्किल्ड डाटा नहीं दे रहे हो, हमें ट्रेन भी करना है उसको। तो अगर हमें 1000 रुपये मिल रहा है तो मैं डायरेक्टली उसको 60% 70% शेयर करने में कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको अपने मैन पावर का सोर्सिंग करना है, उसको भी सैलरी देनी है। इसको हम इंक्रीज भी करेंगे, 80% पर जाएंगे, लेकिन फर्स्ट इनिशियल स्टेज हम 50% से स्टार्ट करेंगे, 80% 70% 80% तक जाएगा। ये सब कुछ हम एनालिसिस करने के बाद हम डिसाइड लेते हैं। उसी तरह से प्रोफेशनल हायरिंग है। मान लीजिए हमें ब्रांच मैनेजर किसी बैंक के लिए ज़रूरत है, अगर वो मैन पावर आप हमें सप्लाई करते हो, स्किल्ड मैन पावर है वो है, तो वो तो प्रोफेशनल में आ गया। अगर हमें नॉर्मली तौर पर कंसल्टिंग इंडस्ट्री में 1 महीने की सैलरी मिलती है प्लस जीएसटी मिलता है, तो उसमें भी यही रूल लागू होगा कि हम आपको डायरेक्टली 50% 60% रूल अमाउंट, अगर हमें किसी एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 रुपये है तो आपको एक ही कैंडिडेट से मिनिमम 18,000 20,000 रुपये आपको मिल गया, एक ही कैंडिडेट। तो ये है कंप्लीट रेवेन्यू, कंप्लीट ट्रांसपेरेंट सिस्टम। आपको जो भी वैकेंसी जाएंगे वो आपको उस पर वर्कआउट करना। हमारे यहाँ देखिए जी, क्वालिटी की डिमांड नहीं है, क्वांटिटी की डिमांड है, क्योंकि हमारा जो मेन सेक्टर है जिस पर हम काम करते हैं वो है आईटी, टेलीकॉम, बीपीओ, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, हेल्थ, कॉमर्स, फार्मास्यूटिकल्स, सोशल सर्विसेज एंड देन एजुकेशन, ई एजुकेशन एंड ऑल, एंड हैवी इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एज वेल। इन सभी इंडस्ट्री के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। होप यू गॉट एन आंसर, आपको आंसर मिल गया होगा संजय जी एंड टीम। एनी क्वेश्चन? सर मेरा नाम ब्रिजमोहन है। हाँ जी। सर मैंने अभी अपने एनजीओ को 12 जुलाई को रजिस्टर करवाया था। तो सर एक्चुअली मैंने कई लोगों से अभी वर्क के लिए बात भी किया है, तो एक्चुअली मुझे भी कहीं से वर्क नहीं मिल पा रहा है। तो वो एक्चुअली मैं भी स्किल सेक्टर से अप्रॉक्स 7 साल से हूँ मैं। तो बच्चों को एजुकेशन देना, स्किल सेक्टर में शॉर्ट टर्म कोर्सेज करा के उनका प्लेसमेंट करवाना, तो मोस्टली मैं यही देख रहा हूँ। तो वहाँ क्या है कि बच्चे एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन वो जॉब नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है। बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, अब वहाँ जहाँ जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहाँ कुछ उनसे पूछते भी है आपने कुछ और करा है तो मना कर देते हैं, तो इसके रिगार्डिंग कोई जॉब है नहीं। तो इसके प्रॉब्लम क्या रिगार्डिंग है, मैं आपको बताऊं ब्रिजमोहन सर, प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं।
जी। आज के डेट में अभी आप लोग यहाँ पे लगभग हमारे समझ से 5-7 पीपल हैं। आप हमसे एनी वैकेंसी पूछ लीजिए, फ्रेशर्स की। आप हमें कोई भी खराब से खराब डाटा दे दीजिए, सर ये कैंडिडेट है, इसको आप जॉब कहाँ पे दोगे? मैं वाउच करता हूँ, मुझे आधे घंटे 45 मिनट लगे अपने सिस्टम को स्क्रॉल करने में कि हम इसको कहाँ पे जॉब दे सकते हैं। लेकिन जॉब देने का मतलब ये नहीं है कि उसको हम होम टाउन या उसके घर में दे देंगे। हाँ, उसके लिए रिलोकेट होना पड़ेगा उसको। तो सर एक्चुअली में मेरा यही था कि एक्चुअली हमें कहीं से अगर वर्क मिल जाए तो शॉर्ट टर्म कोर्स कराने के लिए, तो गांव में लड़के हैं, गर्ल्स हैं, लेडीजें हैं जो कि वर्क नहीं कर पाती हैं, तो गांव ब्रिजमोहन सर, में मैं आपको लेडीज एक को कोई चीज़ ब्रीफ काम। करूँ। जी सर। ट्रेनिंग देना बहुत अच्छी चीज़ है और एनएसडीसी पार्टनर भी यही करते हैं। लेकिन हम क्यों ना कि डायरेक्टली जो ट्रेनिंग का पार्ट है इंडस्ट्री को ही हैंड ओवर कर दें। भाई आपको जो चाहिए यू ट्रेन अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट। नहीं तो हम लेकर के आएंगे तो आप बोलोगे कि ये स्किल्स नहीं, आप उसको रिजेक्ट करोगे। यस सर नो? यस सर। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप स्किल्ड दे रहे हो तो डेफिनेटली हम उसको प्रोफेशनल हायरिंग दे सकते हैं। बट अगर रॉ डाटा है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि रॉ डाटा को ही हम इंडस्ट्री को हैंड ओवर कर दें। बट अगर कोई स्किल्ड हो रहा है, कोई कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले रहा है या इंग्लिश की ट्रेनिंग ले रहा है, कोई भी ट्रेनिंग ले रहा है, तो देन वो तो हमारे लिए एसेट हो जाएगा ना। तो हमारे लिए बेस्ट काइंड, उसके लिए हम बेस्ट और प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। एक्चुअल में क्या है कि जैसे कि बच्चा को अगर हम शॉर्ट टर्म को ट्रेनिंग देते हैं तो वो उस चीज में बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हाँ मुझे आगे इस फील्ड में ये काम मिलेगा, और वो उसको आसानी से पकड़ लेता है। तो बट सर मैं यही चाह रहा था कि थोड़ा सा मुझे यही प्रॉब्लम गाइड क्या है कीजिए ना, सर, मुझे ये वर्क कैसे मिल सकता है सर। या प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। आप बच्चे को कंप्यूटर फंडामेंटल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी आप? सर एक्चुअली में अभी तक तो हमने बीपीओ में सीआरएम का कोर्स करवाया है बच्चों को, ठीक है, प्लस मेडिकल का करवाया था, होम हेल्थ एड का, ठीक है। और फूड एंड बेवरेज वगैरह के हैं, यही हमने कोर्सेज करवाए अभी तक। अब देखिए, फिल्टर फैब्रिकेशन से हैं। मैं आपके जो अभी आपने ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैं उसी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जो कैंडिडेट को हिंदी इंग्लिश आता है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, या हेल्थ केयर की टर्मिनोलॉजी पता है, एक्सपर्टीज नहीं, टर्मिनोलॉजी। जी जी। मेडी हेल्थ कंपनी है, उसके लिए हम ऑनलाइन मेडिकल हेल्थ एडवाइजर्स, या सिंपल लैंग्वेज अगर आप बात करें तो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव हेल्थ डिवीजन, 500 बच्चों की हमारी हायरिंग है। ऑन द स्पॉट हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं। स्किल्स हम चेक कर रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, एटलीस्ट हिंदी मैंडेटरी है। अगर आपने लेकिन सर आपने बोला कि आप शायद नॉर्थ से हो, राइट? तो अगर वो हिंदी बेल्ट के जी आते हैं तो मैं आपके लिए डायरेक्ट प्रोजेक्ट दे दिया कि ये है आपका प्रोजेक्ट। जी इसमें इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होता है? हम ऑनलाइन अपने बच्चों को अपने हॉल में बैठा लीजिए, प्रोजेक्ट ऑन कर दीजिए, एचआर को हम सामने टाइम पे ऐसे गूगल मीट पे आएंगे, वो इंटरव्यू लेगा, एक टॉपिक देगा। बच्चे ने एक एक टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे 1 मिनट पे बात कर लिया तो उसको हम सिलेक्ट करके ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर, ऑफर ईमेल आपको भेज देंगे और आप उसको बोलिए कि आप अपना ट्रेन का टिकट कराइए और ज्वाइन करिए। क्लियर? जी सर, मुझे यही पूछना था कि सर वर्क कैसे मिलेगा, थोड़ा ये गाइड हो सकता है किसी के पास कोई वर्क हो, ताकि हम यहाँ सोशल वर्क कर सकें, तो थोड़ा सा हमारा जो एनजीओ है वो थोड़ा स्टार्टअप में आ जाए कुछ। वर्क आपको अभी ये तो ट्रेनिंग के पार्ट में ही हम नरेट करेंगे कि आपको काम कैसे करना है, क्या करना है। मैं एग्जांपल आपको जरूर हिंट दूंगा, सभी के लिए है। नॉर्मली तौर पे नेटएप्स ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के काम करता है। तो जो भी जॉब फेयर या एजुकेशनल फेयर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है थ्रू आउट इंडिया में, जी उस पर 100% हम इनवाइट जरूर होते हैं। तो अगर जिस दिन आप नेटएप्स के पार्टनर रहोगे तो हम आपको, लेट्स सपोज अगर आप अलीगढ़ से हो, हम आपको बोलेंगे कि ब्रिजमोहन जी आप अलीगढ़ जोन, गाजियाबाद जोन जो भी है वहाँ पे हमारे जो जॉब फेयर या एजुकेशन फेयर हो रहे हैं, आप उस जोन को हैंडल करिए। आपको ना तो डाटा खोजने की जरूरत है,
कैंडिडेट जी जॉब फेयर में ऑटोमेटिकली हज़ारों बच्चे आते हैं, आप उनका जी फॉर्म भराइए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कोई पैसे नहीं होता है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप उनको गाइड करिए, उनको फॉर्म भराइए, फिर उसके बाद ऑफिस में बैठा करके अपने काउंसलर से उनसे कॉलिंग कराइए। ओके सर। ये एक ईजीएस्ट मैंने आपको ट्रिक बताया, बहुत सारे इसके अलावा बहुत सारे हमारे और भी ट्रेनिंग के पार्ट हैं जिसमें हम लोग बताएंगे आपको, बट ये हमने आपको ईजीएस्ट तरीका बताया जहाँ पे आपको डेटा कहाँ से मिलता है। हमारा जो मेन फोकस एरिया होता है कैंपस रिक्रूटमेंट एंड काउंसलिंग, मास जॉब फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? जी सर। Okay. Now coming to the part of here, Sheshadri sir was there and he was telling that I am from Chittoor. Sir. Sir. Sir, Sir, last you, sir, okay, sir. yeah, Last 2 years back, I am doing in schools and colleges, sir, this awareness program given to students, sir. But we are asking for 500 rupees for one person for administration charges, sir, for processing charges. But some students are not interested to work with our NGO, sir. We are giving awareness and motivation and all also, sir. But we are giving in schools sports programs and electrician competitions and all, sir. But some students are not interested to this type of program, sir. okay. You give me the what is the main objective of NetApp, sir? What we doing to in schools and doing schools and colleges? Okay. Any administration charges or travel expenses we are giving to NetApp, sir? Everything we are supporting. Okay. We are giving the travel allowance, we are giving the food, transport, accommodation, support, dress, 10 lakh rupees of insurance. But What is the here main remember that- objective, sir? Sir, one thing, sir. What is the main objective, sir? Main objective of NetApp, sir? Okay. For that, let me share the screen for 30 seconds and you will get a complete answer of the same question. Give me the presentation of the. 100% I will give you, don't worry. But parallelly, let me, because this is important to share the screen as well. So let me share the screen here. You told me what is the objective Yes, sir. of the NetApps. So I am coming to the objective directly. Here, the you will getting here answer. Then here the goal and objective. Let us understand here only. Okay. How crucial do you think practical education and social services are in shaping the future of our society? Imagine a world where every young person, regardless of their background, has access to quality education and social security. This is the world that NEDAPS Foundation works tirelessly to create. NEDAPS Foundation, a social services and management consulting company, champions the importance of industrial and practical-based education. Through direct campus counseling, job and education fairs, and primary marketing research and surveys, they reach out to the youth of our nation, promoting government-run apprenticeship programs like NEEM, NAPS, NATS, and BOAT. But they don't stop there. NETAPS Foundation goes above and beyond, providing free education and career counseling, financial assistance, scholarships, and social security insurance to students aged 18 to 45 years. These are young men and women who may have been left out of society for various reasons. But don't just take our word for it. Hear it from the students who have benefited from NETAPS Foundation's programs. One student, Ravi, shares, NETAPS Foundation changed my life. Their educational counseling helped me choose the right career path, and the financial assistance enabled me to pursue my degree without worrying about the cost. Another student, Priya, echoes this sentiment. The scholarship I received from NETAPS Foundation was a game changer for me. It made my education possible, and for that, I will always be grateful. The driving force behind all these efforts is the founder and director of NETAPS Foundation, Mr. Dhruv Dubey. A serial entrepreneur, Mr. Dubey's vision is to make NETAPS Foundation a one-point contact for the country's youth, especially those in rural areas who are academically weak, socially disconnected,
economically disadvantaged, or lack English and computer communication skills. With a mission to recruit, train, and counsel, with 100% employment to 500,000 youths through the apprenticeship degree program in the next 5 years, NETAP's foundation is committed to facilitating education almost free of cost, 100% apprenticeship or job, and free social security like health and medical insurance, up to 10 lakh rupees. Here's your chance to be a part of this incredible journey. Visit the NETAP's Foundation website or contact them for more information. Because when you invest in education, you invest in the future. And the future is now. Okay. So now, hope you got an idea what is our vision and mission. Let me give the answer of your question. What is our goal and objectives? Yes. So let's watch one more presentation. Why is practical education so crucial in today's world? And what challenges does the youth face in the current education system? Ponder on these questions as we delve into the intriguing story of NETAP's Foundation. NETAP's Foundation, a management consulting firm established in June 2008, has taken the baton to illuminate the importance of industrial and practical-based education to the youth of the country. This enlightening process is carried out through direct campus counseling, job and education fairs, and primary marketing research and surveys. The minds behind this noble cause are none other than the founder and director of NETAP's Foundation, Mr. Dhruv Dev Dubey, and Miss Ipsita. The vision of NETAP's Foundation is to become a beacon of free employment and education, especially for the youths who may be academically weak or socially disconnected. This also includes economically weak individuals, those with dummy degrees and diplomas who lack knowledge of English and computers, and the LGBTQI community. The mission of NETAP's Foundation is ambitious yet achievable. They aim to recruit, train, and counsel with a commitment to 100% employment for 50 lakh youths. This includes 20 lakh girls and the training of 10 lakh school-level students, educating them on digital technologies and investment. The objectives of the NETAP's Foundation are comprehensive. दुबे जी शायद मीटिंग कुछ लंबा हो रहा है, कुछ Just give me लोगों को 5 minutes, sir. ऑफिसेस जाना होता है. Just give me 5 minutes. I'm going to Okay. summarize it. 5 minutes more, not much. And inclusive, aiming to support those left out due to various reasons such as financial constraints, academic weaknesses, social disconnection, poor communication skills, or their identity as transgender, including LGBTQI. The Foundation seeks to transform 90% of theoretical education into practical, remove financial barriers for parents for any education from 8th class to PhD level, and create entrepreneurs through practical-based education. Their goal is to source, counsel, and recruit 2 lakh youth annually, and send 25% of these candidates to overseas markets as trend resources. Furthermore, the Foundation aspires to create a minimum of 250 investors, improve the gross income of society through overseas employment and practical bases/apprenticeship-based education, and in turn, help boost our country's GDP. The NETAP's Foundation is dedicated to filling the gap in technical and professional education, reducing crime rate through youth engagement, and providing almost free education and free counseling. They are committed to removing the myth of English through practical education and training, and providing all the education and training in regional languages. The Foundation promotes and facilitates apprenticeship education and provides financially independent youth through stipend-linked education and training. They also aim to provide financial and digital literacy training and secure them financially at 50% cost of the insurance premium. The NETAP's Foundation has a grand vision of providing an annual package of at least Rs 5 lakh per annum to all NETAP's candidates before the completion of the course, and to provide 2 foreign language training to all school teenagers and youths. With the motto of learner and lead, the NETAP's Foundation is here to provide almost free education to all. For more information on job, scholarship, internship, campus hiring, training, placement, and admission support, do visit the NETAP's Foundation blog page. To get in touch with them, you can contact them at netapsfoundation@netaps.in
or call at +917892530528. Thank you for taking the time to learn about the NETAPS Foundation, a beacon of hope in the realm of practical education. Okay, so now Shashade sir and team, hope you got an answer who we are, what exactly we do. In nutshell, only I would the summary point of view. I will show you one last presentation of 30 seconds of our Prime Minister. This is program for whom? जो ऊपर जाएं उनकी तो सब प्रकार की चिंता होती है, लेकिन जो रह जाए उसकी भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये हमारा मिशन उन लोगों के लिए है जो रह जाते हैं। अगर चीन की पहचान दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की है, तो हिंदुस्तान की पहचान दुनिया की रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स की का कैपिटल बनने की बन सकती है। So this is the vision of our Prime Minister. और अभी आपने पूछा कि नेटैप्स का विजन क्या है, तो एक एग्जांपल के जरिए, जैसे मैं डायरेक्टली प्रेजेंट हूँ किसी जॉब फेयर में, एंड लेट अस सी, दिस इज द एमएलए ऑफ मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। बेस्ट पार्ट ये है कि हम उनको ही जॉब दे रहे हैं जो अगर बोलते हैं ना मैं बीएड करना चाहता हूँ, एमएड करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम उनको ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको पैसे टेंशन मत लो, मैं जॉब दे रहा हूँ, जो सैलरी मिलेगी उससे अपना फीस प्रोवाइड करें। कंपनी में एग्जाम, if you ask me that what is the objective of the Seshadri sir for you especially, this is the summarization point. अभी आपने पूछा कि what is the objective of the NETAPS, so आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिटेल में कि objective of the NETAPS is to support or left out candidates, जो कि ऐसे कैंडिडेट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आते हैं या फाइनेंशियली वीक हैं, एडुकेशनली वीक हैं, सोशली डिस्कनेक्टेड हैं, फेल्ड हो गए हैं, डिप्रेस्ड हैं, to convert 90% theoretical education into 90% practical, that is the second objective. To remove the financial barrier for the candidates and youths, to promote regional language, that is another. To convert student as an employer and entrepreneur, that is another objective. To send 50,000 candidates abroad, that is another objective. To convert 50,000 students into investors for the India, that is another objective. To create pool of investors for India, minimum 250, that is guaranteed. We have taken the promise from the government of India, that is another objective. To promote gross income of the society by the educating with practical education, that is another objective. Fill the gap of technical and practical education gap in the society, that is another objective. To promote, to provide and facilitate free education and free counseling at PIN level, that is the major objective. And generating employment through the counseling, that is why we are hiring partners, that is another objective. To give a positive direction to the youths and teenagers, especially the candidate who don't know how and from where to start my career, that is another objective. To remove the myth of English as a main language for their education and promoting regional language, that is another objective. To provide and facilitate education and training directly by the IIT and industry experts, that is another objective. To promote and facilitate visa and passport for the youth and their dream for studying and working in abroad, that is another objective, right? So similarly, finally, providing and facilitating annual package of minimum 5 lakh rupees per year to all the students and to all the candidates, that is our main objective. Minimum only if the candidate. तो आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, उसका हमने साथ डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश किया है. If you people have any question from my side, meeting is I have done my all the presentation. मैं इसमें सिर्फ समराइज ये करूँगा कि देखिए जी, प्रोजेक्ट डेफिनेटली हमारा है, हम रोल आउट कर रहे हैं, हमें आप लोगों की सपोर्ट के बिना हम एक कदम नहीं चल सकते विदाउट सिंगल स्टेप, क्योंकि हमारी भी एक लिमिटेशन है कहाँ पे हम रीच आउट कर सकते हैं. वी नीड अ यू पीपल सपोर्ट, यू पीपल कम विद मी, ज्वाइन हैंड्स, लेट्स वर्क टुगेदर. किसी को प्रोजेक्ट की जरूरत है, किसी को क्लाइंट की जरूरत है, वी आर रेडी टू गिव एवरीथिंग, वॉट एवर द सपोर्ट. यू नीड 80% मार्जिन, वी आर रेडी टू गिव इट टू यू. I don't have any issue, even 20% we need it, that's it. But only thing is that what we want change in the society, कि आप अपने सोसाइटी में कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने सोसाइटी में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, आप अपने सोसाइटी में कितने लोगों को लिटरेट कर रहे हैं, आप अपने सोसाइटी में कितने लोगों को अब्रॉड भेज रहे हैं. दैट इज मेन मेजर ऑब्जेक्टिव दैट वी आर लुकिंग. यस Sir, who is eligible for NETAP scholarship, sir? Any candidate whoever is aged above 18 years. You mentioned in bracket tribals. Why you mentioned tribals?
बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर दोज, बिकॉज वी हैव टू ब्रिंग देम इन मेन स्ट्रीम, उनको मोटिवेट करने के लिए कि आप आइए, वी आर रेडी टू गिव द स्कॉलरशिप, फूड, ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन, बिकॉज जो आपने रूट लिया है दैट इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर यू, you will have to come into the society to motivate them. We are providing a scholarship up to 5 lakh rupees for them also. Okay, so last and final, sir. What is pin level? What When is we- pin level? When we talk about pin level, in the sense, let's suppose you are from Chittoor comes Yes, sir. under one pin, right? So we are talking about one pin, means our target is to reach at pin level, मतलब एक एक पिन कोड पे हम जा करके काउंसलिंग करना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जिससे हम रूट लेवल पे जाकर पहुंच जाएं और विलेज टू विलेज, रूट और गांव विलेज टू विलेज हम उसको इस मैसेज को रीच आउट पहुंचा दें और अधिक से अधिक लोगों को Thank you, sir. एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन। Thank you very much, sir. प्लेजर। एनीवन एल्स? धर्मेंद्र सर, निषेध जी, धर्मेंद्र सर, धर्मेंद्र सर, धर्मेंद्र सर, निशित जी, गौरव जी, सर नमस्कार। हाय सर अच्छा रहा, धर्मेंद्र और कुछ टेक्निकल चीजें थी जो अपन बाद में समझेंगे। बोलिए। अच्छा रहा सर, आज का सत्र नई जानकारी मिली, और अलवर इंडस्ट्रियल एरिया भी है काफी बड़ा, नीमराणा, बहरोड, शाजापुर, और हम कुछ बच्चों के लिए अगर हम कर सके तो एक अच्छी बात है। लेकिन ये फुल टाइम एक जॉब है, और ये एनजीओ के अन्य कामों के साथ मेरे को लगता है बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी अगर अपन कुछ भी अगर कर सकें तो एक अच्छा प्रयास है। सर ने विशेषज्ञ आए हैं, और एक तो हमारे कंसेप्ट क्लियर हुए एजुकेशन को लेकर कि एजुकेशन में क्या गतिविधियां हैं, क्या करना है और क्या है, और हमारी पढ़ाई में क्या कमियां थी, और सर से सारी जानकारी मिल गई। और एक बार सर से फिर दोबारा बातचीत करेंगे 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए, तो मुझे लगता है कि ये सार्थक बात जरूर होगी। और निश्चित सर के अंडर में करीब 100 से ज्यादा एनजीओ है पूरे देश भर में। बहुत सारे लोगों को यहाँ जूम मीटिंग पर लाया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी एक अच्छा प्रयास है, और मुझे सर अच्छा लगा। मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबका बड़ा ऋणी हूँ, और मुझे काफी नई जानकारियां मिली। थैंक यू जी सर। धर्मेंद्र जी। आपने एक शब्द बोला कि आप फुल टाइम ऑप्शन है, ये पार्ट टाइम नहीं है। मैं आपको बता जी दूं सर। तो डेफिनेटली जब हम जॉब की बात करते हैं तो वो फुल टाइम होता है, और जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो 24 वर्किंग आवर्स की होती है। तो जब हम इसके जब मास मोबिलाइजेशन की बात करते हैं, मास चेंजेस की बात करते हैं, सोसाइटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो पार्ट टाइम असाइनमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हम एम्प्लॉय तो हायर नहीं कर रहे हैं आपको, हम आपको जी डायरेक्टली सर। एरिया। जब बिजनेस पार्टनर की बात करते हैं, फ्रेंचाइजी पार्टनर की बात करते हैं, प्रोजेक्ट को रोल जी आउट की सर। बात करने पर, तो वो तो फिर जो डिस्कशन होता है ना सर, वो तो फिर फुल टाइम में जी होता है, सर। क्योंकि एक नहीं, अच्छी फ्रीलांसर बात से है। प्रोजेक्ट रोल आउट नहीं होता है। हाँ, आप अपने जी फ्रीलांसर सर। को रख करके इससे काम जरूर करा सकते हैं, वो अलग चीज है, बट ये है कि जी। वो कितना सक्सेस मिलेगा वो देखने वाली बात होती है। लेकिन एनजीओ का इसमें और भी काम आसान हो सकता है। जो यूथ के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, लोकल भामाशाहों से मिलकर किसी के लिए फीस का अरेंज कर सकते हैं, तो हम लोग वो काम छोटा मोटा करते भी हैं। लेकिन अगर 10-20 कॉलेज भी हम लोग जोड़ते हैं और अपने कुछ करते हैं, निश्चित सर की मदद ले सकते हैं। और जो लोग फुल टाइम अच्छा कर सकते हैं, जो लोग उनको लगता है कि इतनी ऊर्जा है, तो निसंदेह कोई इसमें कोई बुराई तो नहीं है सर। बड़ा अच्छा आपने विषय रखा सर, बहुत क्योंकि बहुत धन्यवाद टाइम सर आप। क्योंकि टाइम लिमिटेड था। मैं चाह रहा था कि एक अपने प्राइम मिनिस्टर जी का डिटेल्ड प्रेजेंटेशन किया है, धर्मेंद्र प्रधान नहीं जी सर, ये का तो presentation निश्चित किया है, सर तो को उसके भी लिए समझ टाइम में नहीं आया है। है, तो निश्चित सर भी सर समय समय पे हमारी ऐसी क्लासेस लेते हैं, हमारी रेगुलर क्लासेस होती है। जी तो निश्चित सर भी जो छोटे और जो बड़े और एनजीओ बहुत सारे जुड़े हुए हैं इससे, ये जैसे गाइड करेंगे तो मुझे लगता है ये ज्यादा आसानी से समझा सकते हैं। हम आपकी बात थोड़ा हो सकता है हम नहीं माने डायरेक्ट में, ये हम लोगों के कुछ संदेह हो रहा कि आप प्लेसमेंट एजेंसी चलाते हैं, आप पैसा कमाते हैं, आपको कोई सेवा से कोई मतलब नहीं है, ऐसे सवाल बहुत सारे मेरे मन में आ सकते हैं। देखिए लेकिन जो जी निश्चित सर है वो धर्मेंद्र सारी सर, शंकाओं का समाधान मैं करेंगे। मैं आपकी एक क्वेश्चन को जो समझ पाया हूँ वो ये है कि समाज सेवा तो ठीक है, अपने जगह पे है, हाँ लेकिन हाँ। समाज सेवा के नाम पे हम अपने फैमिली को रोड पे तो नहीं छोड़ सकते ना जी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है सर। करेक्ट ना? लेकिन सर ये जो अगर हम सब लोग हैं सोसाइटी तो से अगर हम जी सोसाइटी से बच्चों से बिना सिंगल रुपीज लिए हुए उनको पूरी जी। सर्विसेज दे रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं से अर्निंग तो निकालनी पड़ेगी, नहीं नहीं, बिल्कुल और निसंदेह वो हमें अर्निंग निसंदेह। निकालनी पड़ेगी सर्वाइव करने के लिए, अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए। और अगर जी हम सर। 2000 एम्प्लॉय एक एक स्टेट में 2-2 हजार एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो उनको भी तो हमें टेक केयर करना है। नहीं नहीं, निसंदेह सर, तो अच्छा प्रोग्राम है। हम इंडस्ट्री के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं दे सकते।
नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, राइट। अच्छा है सर। तो और जो लोग हमारा अच्छा जो भाई हम बच्चों के लिए दे सकते हैं, पेरेंट्स के लिए दे सकते हैं, सोसाइटी के लिए दे सकते हैं, लेकिन जो देने जी लायक है सर, उससे क्यों हम ना ले। राइट। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। निशित जी, कोई क्वेश्चन है आपका? निशित जी? निश्चित सर का फोन आ गया होगा। ओके, गौरव जी? ओके, आलियाना फाउंडेशन से कौन है? सॉरी, मैं आपका नाम नहीं जान पाया। आलियाना फाउंडेशन? माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ, एलियाना चलिए फाउंडेशन? निश्चित सर सब लोगों से बात कर लेंगे और निश्चित सर तो बता देंगे सब। मेरा फाइनली सिर्फ सजेशन और रिक्वेस्ट दोनों है कि इस प्रोजेक्ट को आप लोग रोल आउट करिए। प्रॉफिट सेंटर के जब हम अभी बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि हम नहीं डिस्कशन कर सकते, इतना टाइम भी नहीं है। जी सर, वी विल डिस्कस इस सेपरेट जी सर, सेशन फॉर द ट्रायल कमर्शियल एस्पेक्ट हमारे कहाँ से आएंगे, किस में और रेवेन्यू जी आएगा। सर, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रोजेक्ट ऐसा है कि आपको किसी और प्रोजेक्ट पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज माई प्रॉमिस। क्योंकि ना तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ना तो पॉपुलेशन कम होगी, और ना तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबको 100% मिलने वाला है एकेडमी से। राइट। जी सर, तो ये जी प्रोजेक्ट सर, अभी कंप्लीट नहीं होने, खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए प्रोजेक्ट जो चलेगा लॉन्ग टर्म चलेगा। आप ये देखिए कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल जी राइट। सर, तो इससे मल्टीप्लिकेशन। सो फ्रॉम माय साइड थैंक यू एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो आपका लाइव कॉस्ट हो गया है वीडियो यूट्यूब पे। अच्छा, अभी हम लोग मेरा एक नंबर है 7892530528, हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आप संजय सर से ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। और यूट्यूब का लिंक दे दीजिए सर, यूट्यूब का लिंक भी दे दीजिए। हाँ, वो नेटएप्स फाउंडेशन आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। अच्छा, ठीक है, अदरवाइज हम ठीक है, आपको अभी संजय सर को भेज देंगे, आप लोग उसको एक्सेप्ट करिए। अगर आपका कोई ग्रुप है एनजीओ का या जिसका भी है, इफ यू हाँ वांट सर, कि अगर आप हमें ऐड कर सकते हैं तो सो दैट हम टाइम टू टाइम जो जी, मीटिंग्स हैं इसको जी सिंक्रोनाइज सर, कर सकते हैं, उसको टाइम टाइम जो मैसेज है प्राइम मिनिस्टर का उसको भी प्रेस कर सकते हैं, उस पर उस टॉपिक पर जी, डिस्कस कर सकते हैं, और उस पर ये भी निकल सकते हैं कि फाइनली इस पर हम लोग बिजनेस अपना कैसे आगे का कर जी सकते सर, हैं, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। जी सर, राइट। सर, ऑलराइट, सर, थैंक धर्मेंद्र यू, सर एंड निशित जी, जी सर, आलियाना फाउंडेशन एंड संजय जी, इवन जी गौरव सर, जी जो कि लीव मीटिंग को लीव जी, कर चुके हैं। आप लोग अपने फैमिली जी, का, अपने हेल्थ का टेक केयर करिए जी एंड सर, डू समथिंग बेस्ट फॉर द सोसाइटी। थैंक यू। हैव अ जी ग्रेट सर, डे। बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।